अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो रिमेनिंग हाफ चैप्टर है और उसको हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्लाइड्स हैं ये बनाई गई हैं बाद में प्रोफेसर इरसा मखदूम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और जो डाटा है इन स्लाइड्स में वो लिया गया है फ्रॉम द बुक गोल्डस्टेन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक हो गया, ये हो गया रेफरेंस। और अब हम जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। यहाँ से हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया, हाउ डज इन्फॉर्मेशन बिकम स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। वन ऑफ योर गोल्स इन रीडिंग दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में ये देखने जा रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्यों जाती है, क्यों हमें वो बाद में याद रहती है हमारे एग्जाम के टाइम पे। इस सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने का, पहले आप इन्फॉर्मेशन को आप हासिल करते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी मेमोरी में भेजते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन एनकोड हो रही है। ठीक है, अब इनकोडिंग क्या है, ठीक है, और डिकोड इनकोडिंग और कोडिंग क्या है, रिट्रीवल क्या है। कोडिंग क्या है, सबसे पहले नोटिस दैट द टर्म इनकोडिंग इज सिमिलर टू द टर्म कोडिंग। वो कह रहे हैं कोडिंग और इनकोडिंग आप देखें तो सेम सेम ही लग रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, इन दोनों को वो कह रहे हैं इकट्ठे भी यूज़ किया जा रहा है कई जगहों पे। वी विल यूज़ द टर्म कोडिंग टू रेफर टू द फॉर्म विद विच इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, कोडिंग का मतलब होता है कि किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, या तो कोई चीज़ हमें विजुअली कोडेड होती है या वो साउंड की या मीनिंग, मतलब हमारे माइंड में हम वो जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने उसकी विजन, उसकी शक्ल सूरत की बिना पर उस चीज़ को अपने माइंड में बिठा के रखा हुआ है तो हमने उसकी विजुअल कोडिंग की हुई है। ठीक है, अगर हमने किसी पर्सन की साउंड की बेस पे उसको अपने माइंड में फिक्स किया हुआ है तो मतलब हमने उसकी साउंड या फिर ऑडिटरी कोडिंग की हुई है। अगर हमने मीनिंग के फॉर्म में किया हुआ है, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने माइंड में, तो मीन्स कि हमने सिमेंटिक कोडिंग की हुई है। तो मतलब कोडिंग क्या है कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, ये होती है कोडिंग। अब एनकोडिंग क्या है, वी यूज द टर्म एनकोडिंग टू रेफर टू द प्रोसेस यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाते हैं, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड कोडिंग। ठीक है, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग। ठीक है, वर्ड कैन बी एनकोडेड बाय रिपीटिंग। अब वर्ड जो है वो किस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकता है कि आप उसको बार बार रिपीट करें। ठीक है, या फिर उसकी राइम को देखें कि वो उसकी जो साउंड्स क्रिएट हो रही हैं वर्ड की, उसको सेंटेंस में यूज़ करके, मतलब उसकी प्रैक्टिस करके उसको रिपीट करके हम उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देते हैं। ये जो प्रैक्टिस और रिपीट वगैरह करके हम जो काम कर रहे हैं वो कौन सा हम काम करें, एनकोडिंग करें, कि हम उसको इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज रहे हैं। ठीक हो गया, अब वो कह रहे हैं कि इसमें हम देखेंगे सम मेथड्स ऑफ एनकोडिंग, कौन से मेथड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एनकोडिंग के और कौन से नहीं अच्छे हैं ज़्यादा। ठीक है, रिट्रीवल क्या होता है, वो कह रहे हैं इनकोडिंग के साथ साथ रिट्रीवल भी चल रहा होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी बैक इनटू द वर्किंग मेमोरी। अच्छा, अब उसमें क्या था इनकोडिंग में कि हम इन्फॉर्मेशन को अपनी वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में भेज रहे हैं। रिट्रीवल में क्या होता है कि अब इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म में पड़ी हुई है लेकिन आप उसको वापस शॉर्ट टर्म में ला रहे हैं, अपने कॉन्शियसनेस में ला रहे हैं जब आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, सपोज अब फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ के अपने माइंड में बिठा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, कल के एग्जाम के लिए, तो आप क्या करें, एनकोडिंग करें। अब कल वहाँ पे एग्जाम पे बैठ के जब आप सोच रहे होंगे कि कल मैंने क्या पढ़ा था, अपने माइंड को ज़रा फोकस कर रहे होंगे, तो आप क्या कर रहे होंगे, रिट्रीवल कर रहे होंगे। ठीक हो गया, उसको कॉन्शियसनेस में ला रहे होंगे ताकि आप वहाँ पर लिख सकें। व्हेन वी कंसीडर रिट्रीवल रेट इन दिस कंसेप्ट वी विल सी दैट हाउ वी इनकोड इन्फॉर्मेशन कैन अफेक्ट आवर एबिलिटी टू रिट्रीव। अब ये भी डिपेंड होता है कि जिस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को इनकोड करेंगे उसी तरह से वो रिट्रीव हो जाएगी। अगर आप अच्छे से इनकोड करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो बाद में अच्छे से आपको वो रिट्रीव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वी विल फोकस ऑन हाउ इन्फॉर्मेशन इज इनकोडेड देन डिस्क्राइब द ब्रेन प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह से इनकोड करते हैं, इसमें कौन से ब्रेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं मेमोरीज को बनाने के लिए, और फिर हम देखेंगे कि क्या वी विल कंसीडर रिट्रीवल एंड हाउ इट रिलेट टू एनकोडिंग, कि किस तरह रिट्रीवल और एनकोडिंग एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। हमारे पास है नेक्स्ट कंसेप्ट मेंटेनेंस रिहर्सल एंड इलाबोरेटिव रिहर्सल। वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ अर्ली कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एनकोडिंग एंड रिहर्सल। हमें इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को। इसमें वो कह रहे हैं कि रिहर्सल कैन बी यूज टू कीप इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी और इन वर्किंग मेमोरी, और व्हेन यू रिपीट अ फोन नंबर वी हैव जस्ट लुक्ड अप। अच्छा, वो कह रहे हैं कि रिहर्सल जो है वो खाली आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रिहर्सल हमेशा चीज़ों को लॉन्ग टर्म में भेजें। अगर आप वो रट्टा मारने वाली रिहर्सल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कोई फ़ोन नंबर बताया जो आपने अभी डायल करना है, ठीक है, आप उसको बार बार 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद आप डायल कर लेंगे, लेकिन वो उसको थोड़ी देर बाद तो आपको वो याद भी नहीं रहेगा।
मतलब कुछ घंटे बाद आपको याद नहीं रहेगा, तो वो आपने उसको रिहर्स किया था, लेकिन उसको सिर्फ आपने अपनी शॉर्ट टर्म में भेजा था। शॉर्ट टर्म या फिर उसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, मतलब लॉन्ग में नहीं भेजा था। तो रिहर्सल भी ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में जाए, वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में ही इन्फॉर्मेशन को भेजे, ठीक है। अब वो किस वजह से हो सकती है, क्योंकि ये रिहर्सल की 2 टाइप्स है। तो क्या है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि जो टेलीफोन नंबर आपने उस टाइम रिहर्स किया उसको आपने डायल कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने जब कॉल कर ली तो वो आपको नंबर भूल जाएगा। व्हेन यू रिवर्स अ टेलीफोन नंबर इन दिस वे यू आर यूजुअली जस्ट रिपीटिंग द नंबर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ मीनिंग और मेकिंग कनेक्शंस विद अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आप उसको कोई इस तरह से मीनिंग दे के या उसके साथ कोई कनेक्शन बना के उसको याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको वक्ती तौर पे याद रहेगा लेकिन बाद में भूल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, मेंटेनेंस रिहर्सल, जिसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, रट्टा लगाना, ठीक है। हेल्प्स मेंटेन इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी बट इट्स नॉट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, कि आप जो याद तो रही वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो उस टाइम तक सिर्फ याद रही, कुछ टाइम तक याद रही, फिर उसके बाद वो भूल गई, क्योंकि आपने उसमें ना कोई मीनिंग दिया था उसको अपने माइंड में, ना कोई आपने उसके साथ कोई कनेक्शन बनाया था, ठीक है, तो ना कोई लिंक बनाया था, ठीक है। आपने किसी मतलब आप कोई भी फ़ोन नंबर भी सपोज याद करना होता है अगर सही वाला, तो इंसान थोड़ा सा उसको किसी कोड्स में इस तरह याद कर रहा होता है ताकि वो सही से याद रहे, वो उसका कोई मीनिंग शिनिंग बना लेता है अपने माइंड में। अगर वो नहीं बनाएंगे हम फौरी तौर पे बस वैसे ही याद करें तो हमें भूल जाएगा। दूसरी होती है एलैबोरेटिव रिहर्सल। इस रिहर्सल के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें अच्छे टाइम के लिए याद रह सकती है। व्हेन यू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ एन आइटम, हमारा जो आइटम है, जो भी कोई हम इन्फॉर्मेशन याद करें, हम उसका मीनिंग देखेंगे, उसका हम कनेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। किस चीज़ का कनेक्शन, उस आइटम का जो हम याद कर रहे हैं और जो चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, जो पहले हमारी लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करी। जब हम 2 चीज़ों को आपस में इस तरह से रिलेट कर लेते हैं तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, एलैबोरेटिव रिहर्सल कर रहे होते हैं, मतलब उसको हम समझ के याद कर रहे होते हैं, फिर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे से चला जाता है और हमें याद रहता है। ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करना, और ये होता है सिर्फ रट्टा लगाना, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट एलैबोरेटिव रिहर्सल इज अ गुड वे टू एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज बाय डिस्क्राइबिंग एन अप्रोच टू मेमोरी कॉल्ड लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। वो कह रहे हैं कि एलैबोरेटिव रिहर्सल चीज़ों को कहाँ लेकर जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और ये किस तरह से, ये हमें लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी से पता चलता है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी क्या है, फर्गस क्रेक एंड रॉबर्ट लॉकहार्ट ने ये आइडिया दिया था लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी मेमोरी डिपेंड्स ऑन हाउ इन्फॉर्मेशन इज इनकोडेड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेमोरी कितनी अच्छी होगी कितनी बुरी होगी ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने इन्फॉर्मेशन इनकोड कैसे की है। मेमोरी डिपेंड्स ऑन हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रोग्राम्ड इन द माइंड, कि आपने इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में भेजा किस तरह से था, जिस तरह से आपने भेजा होगा उसी तरह से वो निकलेगी, ठीक है। मतलब उतने जितना अच्छे से आपने उसको इनकोड किया उतने अच्छे से वो रिट्रीव हो पाएगी। ये कंसेप्ट है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी का, ठीक हो गया। द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेशन इंट्रोड्यूसेस द आइडिया दैट देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन इनटू द माइंड। वो कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में भेजते हैं, प्रोग्राम करते हैं उसको, ठीक है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, कवर द लिस्ट बिलो एंड देन अनकवर ईच वर्ड वन बाय वन, काउंट द वर्ड नंबर ऑफ वॉवल्स इन ईच वर्ड एंड देन गो राइट ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें कि ये वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, तो इनको आप एक एक वर्ड को देखें और फिर उसके बाद देखें कि इसमें कितने वॉवल्स हैं। सपोज हम चेयर में देखें, चेयर वॉवल्स कौन से होते हैं, आई ई ए ओ यू, सपोज। अच्छा, यहाँ पर मेरा ख्याल है सिर्फ आई आ रहा है, ठीक है। तो एक वॉवल हो गया, इसमें हमने देख लिया 2-3 वॉवल हो गए, इसमें हमने देख लिया 2-3 वॉवल हो गए, वगैरह वगैरह। हमने यहाँ पे वॉवल्स देख लिए। उसके बाद आपने लिस्ट जो है वो उसको कवर कर देना है और फिर थोड़ी देर बाद आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और फिर आपने देखना है व्हेन यू गेट टू 76, जब आप 76 तक काउंटिंग कर चुके होंगे फिर आपने इन वर्ड्स को रिमेंबर करने की कोशिश करनी है। तो फिर हम देखेंगे क्या ये वर्ड हमें याद रहते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, वॉवल्स की फॉर्म में उनको देखा है, ठीक है। तो मतलब ये आगे हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। वैसे कुछ मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि मतलब वॉवल्स की फॉर्म में देखा है, ना कोई रट्टा मार रहे हैं, तकरीबन सिर्फ हम वॉवल्स को चेक करें तो उसका हमारे साथ कोई खास ताल्लुक है वॉवल्स को देखने का कि अच्छा एक वॉवल है तो हमें वर्ड याद रह जाएगा, 3 वॉवल है तो याद रह जाएगा, कोई खास इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने इस लिस्ट को पढ़ना है और साथ ही साथ हमने हर आइटम को विजुअलाइज करना है, ठीक है। मे बी इफ़ यू स्टडी, अब हमने देखना है कि ये जो आइटम यहाँ पर दिए हुए हैं तो क्या ये आइटम हमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व होंगे हमारे साथ। अगर हम किसी एक वीरान सा कोई वो है आइलैंड है वहाँ पर अकेले हैं तो इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो हमें हेल्प करेगा, ठीक है। हमारे लिए ये वर्ड कितना बेनिफिशियल होगा। आप सपोज आप किसी आइलैंड पे खड़े हैं तो अम्ब्रेला, क्या आपको अम्ब्रेला नेसेसरी होगी, हाँ ये हो सकती है, धूप होगी वहाँ पे तो हेल्प कर सकती है। एक्सरसाइज नहीं, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं होगा, फॉरगिवनेस वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को इस तरह जब हम सोचेंगे एक एक वर्ड को
साथ साथ खुद को एक आइलैंड में रख कर कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने लिस्ट को कवर करवाया, बैकवर्ड काउंटिंग कराई, और उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेंट से पूछा क्या उनको वर्ड याद थे, तो तकरीबन उनको याद थे। वो क्यों याद थे? क्योंकि उन्होंने उन वर्ड्स को अपने साथ एसोसिएट किया ना, ठीक है। विच प्रोसीजर रिजल्टेड इन बेटर मेमोरी। अब वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से काउंटिंग द नंबर ऑफ वॉवल्स, या तो उन्होंने पहले में नंबर ऑफ वॉवल्स देखे थे और दूसरे में उन्होंने विजुअलाइज किया था आइटम के फंक्शन को, ठीक है, कि आइटम हमें किस तरह से हेल्प करेंगे एक आइलैंड में। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दैट हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फाउंड दैट मेमोरी टू बी सुपीरियर विद द मीनिंगफुल कनेक्शन। तो मेमोरी ज़्यादा अच्छी थी जब उन्होंने एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाया आइटम के साथ और किसी और चीज़ के साथ। मतलब खुद को उन्होंने एक आइलैंड में देखा, आइलैंड का और आइटम का दोनों का उन्होंने कनेक्शन बनाया, एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना उनके माइंड में, ठीक है, जिसकी वजह से उनको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रही। मेमोरी फॉर वर्ड्स इज बेटर व्हेन द वर्ड्स आर प्रोसेस्ड बाय रिलेटिंग टू देम टू अदर नॉलेज। मेमोरी जो अच्छी होती है जब आप उसको रिलेट करें दूसरे नॉलेज के साथ, और वो बुरी होती है जब वो ना ही कोई मतलब अनमीनिंगफुल कैरेक्टरिस्टिक। अब नंबर ऑफ वॉवल्स का कोई खास ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई बामानी मकसद है, तो उसका कोई खास ताल्लुक नहीं बनता, तो हमें अच्छे से याद नहीं रही। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी जो है वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग पे। मतलब जो आप मीनिंगफुल कनेक्शन बनाए तो आपने डीप प्रोसेसिंग की है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अच्छे से उसको रिमेंबर कर सकें। दूसरी हमारे पास होती है शैलो प्रोसेसिंग, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा जी, डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग जो है जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो मतलब उतने अच्छे से आप इन्फॉर्मेशन को बाद में रिट्रीव कर सकेंगे। तो ये भी इसका एक कॉन्सेप्ट है कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी ये कहती है, ठीक है। अच्छा, और ये जो हमारे पास डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग है इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं प्रोसेसिंग की। कौन कौन सी होती हैं? वो शैलो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, फिर मॉडरेट होती है और डीप होती है। जितने अच्छे से प्रोसेसिंग हो रही होगी उतने अच्छे से हम याद करें उसकी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे। शैलो प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि आप उसके मीनिंग को बहुत कम अटेंशन पे कर रहे हैं, ठीक है। Shallow processing occurs when attention is focused on physical features such as the number of vowels in words and whether the word is presented in lowercase or कैपिटल लेटर्स की। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? जस्ट उसके फिजिकल फीचर्स पर फोकस कर रहे हैं, उसको याद करने के लिए, रट्टा लगाने के लिए, बस वो थोड़ा हिंट अपने माइंड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होती है हमारे पास शैलो प्रोसेसिंग कि आप उसके मीनिंग की तरफ कोई खास अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, रट्टा लगाने की कोशिश की जा रही है। इट ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग मेंटेनेंस रिहर्सल। मतलब हमने बात की थी कि जो मेंटेनेंस रिहर्सल होती है वो भी इसी तरह से हो रही होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह के नंबर ऑफ वॉवल्स पे आप फोकस कर रहे हैं वर्ड के, उस चीज़ों में ये हमारे पास क्या हो रही होती है? शैलो प्रोसेसिंग हो रही होती है। विच एन आइटम इज रिपीटेड टू कीप इन माइंड बट कंसिडरिंग इट्स मीनिंग। आप उसकी मीनिंग को कंसीडर नहीं कर रहे हो, ना ही कोई उसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं। लेकिन जो डीप प्रोसेसिंग होती है इसमें आप सही से अटेंशन पे कर रहे होते हैं, आइटम के मीनिंग को देख रहे होते हैं और फिर उसको खुद के साथ या किसी भी चीज़ के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम वर्ड्स को देख रहे थे कि अगर हम आइलैंड में बैठे हैं तो हमें वो हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडरिंग हाउ एन आइटम माइट बी यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ एन आइटम इन रिलेशन टू अनदर वर्ड विच क्रिएट डीप प्रोसेसिंग। आप उन चीज़ों का मीनिंग देखें, उनको देखें कि आप किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाए, तो हमारे पास क्या होगी? डीप प्रोसेसिंग होगी। इससे क्या होगा कि हमें एलैबोरेटिव रिहर्सल होगी, मतलब मीनिंग वाली रिहर्सल होगी, और वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा कि बेटर मेमोरी होगी। Prediction of better memory for deep processing has been confirmed in a number of experiments in which memory for words is measured after the words was encoded using methods that involve different processors। वो कह रहे हैं कि आपने वर्ड्स को जब इनकोड किया, ठीक है, तो आपने डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग की। अगर आपने शैलो प्रोसेसिंग की तो फिर आप उसको अच्छे से रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने डीप प्रोसेसिंग की तो फिर आप उसको अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो रिट्रीवल है वो डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे कि आपने कितने अच्छे से, कितनी डीपली, कितनी डेप्थ के साथ प्रोसेसिंग की है और उसको इनकोड किया है। ये था मेन कॉन्सेप्ट इनका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी का, कि जितने अच्छे से इन्फॉर्मेशन इनकोड होगी उतने अच्छे से ही उसको आप रिट्रीव करेंगे। मेमोरी डिपेंड, कितनी आपकी मेमोरी उतनी अच्छी होगी, आपकी जो मेमोरी है वो डिपेंड करती है कि आप इन्फॉर्मेशन को इनकोड किस तरह से कर रहे हैं, अपने माइंड में उसको प्रोग्राम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया वेरिंग डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग का। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि ये फर्गस क्रेक एंड एंडल ट्रेलविंग ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन के बारे में पूछे, एक वर्ड के बारे में, और उससे देखा कि वो किस तरह से उसकी डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग डिफर कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड फॉलो फॉरवर्ड एंड द पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन जो है वो दिया गया, उसके बाद एक वर्ड दिया गया और फिर पार्टिसिपेंट्स को कहा कि उन्होंने रिस्पॉन्ड करना। पहले क्वेश्चन दिया फिर वर्ड दिया। शैलो प्रोसेसिंग इज अचीव्ड बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द वर्ड्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब उन्होंने वर्ड की सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिसिपेंट से पूछी तो उनकी क्या हुई, मतलब शैलो प्रोसेसिंग हुई। लेकिन जब उन्होंने वर्ड की साउंड, उसके मीनिंग और वगैरह वगैरह पूछा
तो उससे क्या हुआ, उसकी डीपर प्रोसेसिंग हुई। डीपेस्ट प्रोसेसिंग इज ड्यू बाय द टास्क दैट इन्वॉल्व्स वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने अब मॉडरेट को ही डीपर बोल दिया। हमने बात की थी 3 टाइप्स हैं, शैलो, मॉडरेट और डीप। तो उन्होंने यहाँ पर मॉडरेट को डीपर कह दिया है और जो डीप थी उसको डीपेस्ट कह दिया, नेक्स्ट लेवल कह दिया। तो वो कह रहे हैं कि जब आप सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे होंगे तो वो शैलो प्रोसेसिंग हो रही होगी, ठीक है। और जब आप उसकी साउंड पे बात कर रहे होंगे तो हमारे पास डीपर प्रोसेसिंग हो रही होगी, और जब आप उसके मीनिंग की बात करेंगे तो वो हमारे पास डीपेस्ट मतलब डीप वाली। तो शैलो प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, फिजिकल के वो दिख कैसा रहा है। और इसमें डीप जो हमारी मॉडरेट प्रोसेसिंग होती है उसमें हमारे पास ऑडिटरी फोनीमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, साउंड वाली आ रही हैं। और जो डीप वाली हमारी प्रोसेसिंग है उसके अंदर वर्ड्स मीनिंग सिमेंटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को याद करते हुए उसकी विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करेंगे तो आपकी शैलो प्रोसेसिंग होगी, लेकिन अगर आप उसकी साउंड पे फोकस करेंगे तो आपकी मॉडरेट प्रोसेसिंग होगी, लेकिन अगर आप उसके मीनिंग, उसके कंसेप्ट पे फोकस करेंगे तो आपकी डीप प्रोसेसिंग होगी और आप ज़्यादा अच्छे से उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो वेरी करती है, इसलिए कि आप इन्फॉर्मेशन मेमोरी कितने अच्छे से आपके स्टोर होगी वहाँ पर आपकी मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग आर एग्जांपल्स लाइक दोज इन, अच्छा शैलो प्रोसेसिंग वो कह रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने कुछ दिए हैं एक्सपेरिमेंट की। शैलो प्रोसेसिंग का क्वेश्चन अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ड, इज द वर्ड प्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। पहले पार्टिसिपेंट से पूछा, उनसे क्वेश्चन किया कि इस वर्ड में हम आपको एक वर्ड बताएंगे, फिर आपने बताना है कि इसके अंदर कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने वर्ड दिया बर्ड। फिर पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि नहीं इसमें कोई कैपिटल लेटर्स नहीं, वैसे बी है कैपिटल, सपोज उन्होंने कह दिया कि नहीं है कैपिटल, ठीक है। तो ये इस तरह से उन्होंने ये वाला क्वेश्चन किया और उनकी ये शैलो प्रोसेसिंग हुई। जस्ट उन्होंने मतलब फिजिकल उसको देखा ना कि उसमें कितने वर्ड्स हैं कैपिटल। डीपर प्रोसेसिंग के लिए उनसे पूछा कि क्या इसके कोई राइमिंग वर्ड्स हैं, उन्होंने वर्ड दिया ट्रेन। पहले उनसे पूछा कि इसमें देखना इसका कोई राइमिंग वर्ड है, ठीक है। तो उन्होंने वर्ड दिया ट्रेन और फिर पार्टिसिपेंट ने आंसर किया पेन, ठीक है। तो इस तरह से डज द वर्ड राइम विद ट्रेन। अच्छा सॉरी क्वेश्चन ये था कि अभी हम आपको वर्ड बताएंगे और आपने ये बताना है कि ये ट्रेन के साथ राइम कर रहा है, और वर्ड था पेन। तो पार्टिसिपेंट ने कहा हाँ ये दोनों राइम कर रहे हैं। डीपेस्ट प्रोसेसिंग के लिए क्या हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन ये था कि डज द वर्ड फिट इन द सेंटेंस। आपने हम आपको वर्ड देंगे और फिर आपने बताना है कि इस सेंटेंस में वो वर्ड फिट आता है या नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन था ही सा डैश ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। और वर्ड था कार, तो फिर पार्टिसिपेंट्स ने उसको कहा यस कि ही सा कार ऑन द स्ट्रीट, ये वर्ड फिट हो रहा है इसमें। तो ये इस तरह से इनकी प्रोसेसिंग हुई। आफ्टर पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्डेड टू क्वेश्चन लाइक द वंस अबव दे वर गिवन अ मेमोरी टेस्ट। में उनको मेमोरी टेस्ट दिया ये देखने के लिए कि उनको क्या ये वर्ड्स याद थे, ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पर अभी पुट किए थे या इनके बारे में सुना था। तो देखा गया कि जिन्होंने डीपर प्रोसेसिंग की थी ना, डीपर और डीपेस्ट की थी, ठीक है, इनको कुछ ज़्यादा अच्छी मेमोरी थी। शैलो वालों को बिल्कुल ही भूल चुका था कि हमने बर्ड वर्ड सुना था, ठीक है। इनको सबसे अच्छे से याद होगा, इनको कम और इनको बिल्कुल ही नहीं याद होगा, ठीक हो गया। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च व्हेन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। वो कह रहे हैं इस पर बहुत सारी रिसर्च की गई, लेकिन थ्योरी की पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये फील किया कि डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग जो है उसको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। This pointed out that the saying a particular task involves deep processing because it results in better memory defines better processing based on the result to be expected। वो कह रहे हैं कि आप इसको डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग को इस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि वो टास्क जो है उसकी मेमोरी जो अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी टास्क है अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसकी बेटर मेमोरी आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी डीप प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। बजाय इसके हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर टास्क जो है उसको आप मीनिंग के साथ इन्वॉल्विंग मीनिंग रिजल्ट्स इन, कि वो टास्क जिसके साथ आप मीनिंग के साथ जिसको समझ रहे हैं तो उसमें डीप प्रोसेसिंग हुई हुई है, ठीक है। हमें इस तरह से इसको डिफाइन करना चाहिए, ना कि इस तरह से कि अगर उस टास्क को आप अच्छे से बाद में याद कर लेते हैं तो उसकी डीप प्रोसेसिंग हुई है। हो सकता है किसी का रट्टा ही बहुत अच्छा हो, उसने रट्टा इतना अच्छे से लगा लिया हो कि उसके बाद में चीज़ें याद रह रही हों, ठीक है, लेकिन किसी का नहीं अच्छा होता, उसको नहीं याद रहता। तो वो कह रहे हैं कि हमें रिजल्ट पे नहीं जाना कि वो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिजल्ट से नहीं आपने देखना कि डीप प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, हमें मीनिंग से देखना है। अगर मीनिंग इन्वॉल्व हो रहा है टास्क में तो मतलब उसकी डीप प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग दीज रिसर्चर्स आर्ग्यू नीड्स टू बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। वो कह रहे हैं कि आपको डेप्थ ऑफ जो है ना प्रोसेसिंग के कितनी डीपली प्रोसेस किया गया है इन्फॉर्मेशन को, उसको रिजल्ट से इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट से नहीं देखना चाहिए कि अगर रिजल्ट में वो अच्छे से मेमोरी उसके रिट्रीव हो पा रही है तो मतलब डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग हुई है। एक्सपेरिमेंट स्टडिंग फिनोमेना कॉल्ड ट्रांसफर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग शो दैट मेमोरी परफॉर्मेंस इज समटाइम्स डिटरमाइंड नॉट बाय डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग बट बाय द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ इन्फॉर्मेशन इज इनकोडेड एंड हाउ इट रिट्रीव लेटर। तो इसके लिए उन्होंने एक और फिनोमेना दिया जिसका नाम है ट्रांसफर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग, जो ये शो करेगा कि मेमोरी समटाइम्स जो है वो डेप्थ की वजह से नहीं हमें याद रह पा रही होती, वो समटाइम इस वजह से भी याद रह पा रही होती कि आपने उसको एनकोड किस तरह से किया था और फिर आप उसको
रिट्रीव कैसे कर रहे थे। एनकोडिंग और रिट्रीविंग की वजह से भी कई बार इंफॉर्मेशन याद रह पाती है, ना कि सिर्फ डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग की वजह से। ठीक है, अब ट्रांसफर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग हमें क्या कहती है कि मेमोरी परफॉर्मेंस is enhanced if the type of task at encoding matches the type of task at retrieval, कि जिस फिनोमिना में जिस तरह से आपने इनकोडिंग की है अगर आप उसी तरह से रिट्रीव करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग का। किस तरह से? अ ट्रांसफर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग एक्सपेरिमेंट वेरीज द टाइप ऑफ टास्क यूज फॉर इनकोडिंग एंड द टाइप ऑफ टास्क फॉर रिट्रीवल। कौन सा टास्क है आपने यूज़ किया था इनकोड के लिए, किस तरह से आपने इनकोडिंग की थी और किस तरह से आप रिट्रीवल कर रहे हैं। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड वाई दिस मीन एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं उससे ज़्यादा हम अच्छे से समझ आएगा। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को 32 सेंटेंसेस दिए। ठीक है, जब उन्होंने उनको कहा कि आपने इनको इनकोड करना है, इन सेंटेंसेस को लर्न करना है, याद करना है। देयर वर 2 टास्क ड्यूरिंग इनकोडिंग, द मीनिंग टास्क एंड द राइमिंग टास्क। कुछ को आ गया आपने मीनिंग के थ्रू याद करना है, कुछ को राइमिंग के थ्रू याद करना है। जो मीनिंग वाले थे उनको किस तरह से कहा गया कि पार्टिसिपेंट्स हर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स विद व्हिच द वर्ड ब्लैंक रिप्लेस द टारगेट वर्ड। Following this sentence, the participants heard the target word and had respond yes if they fit into the sentence and no if they not fit into the sentence. Participants को कुछ sentence दिए गए fill in the blank। ठीक है, जैसे हमने पीछे वो कार वाली एग्जाम्पल अभी पढ़ी थी, ये वाली। ठीक है, ब्लैंक दी और फिर उनसे पूछा कि ये जो वर्ड है ये इसकी ब्लैंक के अंदर फिट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को देखने के लिए पहले हम मीनिंग देखें ना कि कार क्या है, वो फिट होती है स्ट्रीट में या नहीं होती है। तो इस तरह से उन्होंने पहले पार्टिसिपेंट्स जो है वो फोकस करेंगे मीनिंग पे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे येस और नो। तो मीनिंग टास्क इनकोडिंग इस तरह से की गई। द ब्लैंक रोड, द ब्लैंक मतलब यहाँ पर खाली जगह दे दी उन्होंने, ब्लैंक दे दिए। रोड द बाइसिकल, डैश रोड द बाइसिकल, और फिर आगे उन्होंने वर्ड दिया बॉय। तो पार्टिसिपेंट्स ने कहा यस के मतलब बॉय इसमें फिट हो रहा है, बॉय रोड द बाइसिकल, सेंटेंस ठीक बन रहा है। तो उन्होंने मीनिंग टास्क इनकोडिंग की कि मीनिंग के थ्रू उन्होंने टास्क को याद किया। राइमिंग टास्क इनकोडिंग में क्या है कि उन्होंने राइम के साथ उसको याद करवाया। किस तरह से? पार्टिसिपेंट्स हैव अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग heard a statement involving rhyming in which the word blank replace the target word. Following this statement, the participants heard the target word and had to respond yes if the statement was correct and no it was not. The sentence like blank rhymes with toy. अच्छा, उनको स्टेटमेंट दी गई, उसमें क्वेश्चन ये था कि ये दो जो वर्ड्स हैं ये आपस में जो है वो कर रहे हैं। एक उन्होंने ब्लैंक दी, ठीक है, फिर उनसे पूछा कि आपने देखना है कि ये जो हम वर्ड दे रहे हैं ये उसके साथ राइम कर रहा है, मतलब इनकी साउंड सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, डैश राइम्स विद द टॉय, और फिर उन्होंने वर्ड दिया बॉय कि बॉय जो है वो टॉय के साथ राइम कर रहा है, इनकी साउंड सेम आ रही है। तो पार्टिसिपेंट्स ने कहा यस। अब यहाँ पर इनकोडिंग किस फॉर्म में हो रही है? ऑडिटरी फॉर्म में हो रही है, और यहाँ पर या फिर फोनेमिक हम कह सकते हैं, और यहाँ पर इनकोडिंग हो रही है सिमेंटिक फॉर्म में, मीनिंग की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रिट्रीवल के टाइम पे ये किया कि पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने जिस फॉर्म में इनकोडिंग की थी जब उनके पास रिकॉग्निशन टेस्ट आया, ठीक है, तो उसी फॉर्म में अगर उनसे क्वेश्चन किया जाए तो उनको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। कैसे? वर गिवन अ रिकॉग्निशन टेस्ट in which they were presented with the 32 target words from acquisition and 32 new words। ठीक है, उसमें उन्होंने जब उनको वर्ड्स जो पहले वो पढ़ चुके थे इस तरह के टेस्ट में, उसमें से 32 उन्होंने वो वाले वर्ड्स दिए और 32 न्यू वर्ड्स थे जो उन्होंने वहाँ पर अभी नहीं सुने थे। वन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाज गिवन अ स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन टेस्ट इन विच दे टास्क यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ वर्ड हैव बीन टारगेट वर्ड्स। अब उनसे ये पूछा गया कि इनमें से वो कौन से वर्ड्स हैं जो आपने अभी अभी सुने थे। फॉर एग्जाम्पल वन पार्टिसिपेंट प्रेजेंटेड विद द वर्ड बॉय, द करेक्ट आंसर, अब बॉय उन्होंने वर्ड पूरा पढ़ा था ना अभी पीछे उन्होंने वर्ड, तो उनसे ये पूछा गया कि बॉय वर्ड जो है ये आपने अभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो आंसर होना चाहिए यस। ठीक है, द रिजल्ट शोन इन द राइट हैंड कॉलम इंडिकेट दैट परफॉर्मेंस वाज बेटर फॉर पार्टिसिपेंट्स हु हैड कैरिड आउट द मीनिंग टास्क ड्यूरिंग इनकोडिंग। दिस इज व्हाट लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी वुड प्रेडिक्ट। ठीक है, वैसे देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस, उन पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी जिन्होंने मीनिंग के साथ उसको याद किया था। ठीक है, क्योंकि वो उनकी प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी होगी, डीप प्रोसेसिंग हो गई इनकोडिंग के दौरान मीनिंग के साथ करते हुए राइमिंग के निस्बत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एविडेंस दैट कंसिस्टेंट, ये तो एविडेंस आ गया कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी ने जो कहा था कि जितनी डेप्थ होगी उतने अच्छे से वो रिट्रीव होगी। लेकिन यहाँ पर एक और एविडेंस है जो कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी ने नहीं दिया। वो कौन सा है? राइमिंग रिकॉग्निशन टेस्ट। ड्यूरिंग टू डू दिस ही यूज्ड अ राइमिंग रिकॉग्निशन टेस्ट। पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंटेड विद द सेम वर्ड्स दे वर यूज्ड इन द स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन टेस्ट, बट द टास्क वाज टू इंडिकेट वेदर ईच वर्ड राइम्ड विद वन ऑफ द वर्ड्स दे हैव हर्ड ड्यूरिंग एक्विजिशन। उनसे कहा गया कि जो आपने अभी पीछे वर्ड सुने थे उन्हीं में से मतलब कुछ न्यू वर्ड्स उनको दिए गए। ठीक है, और उनसे कहा गया कि इनमें से कौन से वर्ड्स ऐसे हैं कि जो किसी पिछले वर्ड के साथ राइम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनसे पूछा गया कि ये जो वर्ड जॉय है क्या इसका कोई राइमिंग वर्ड इन्होंने पीछे सुना अभी अपने वर्ड्स में से, मतलब जॉय का मिलता जुलता इसके साथ राइमिंग करता हुआ वर्ड उन्होंने पीछे सुना था। ये उन पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि जिन्होंने वो वाला किया हुआ था, मतलब जिन्होंने राइमिंग के साथ याद किया था।
ये वाला काम जिन्होंने किया था राइमिंग टास्क एंड कोडिंग वालों ने, ठीक है। उनसे पूछा गया, दोनों से पूछा गया लेकिन ज़्यादा उनका अच्छा इन्फॉर्मेशन आएगी। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने जॉय से मिलता जुलता वर्ड सुना, तो उन्होंने कहा येस, क्योंकि उन्होंने बॉय सुना था ना, और उन्होंने राइमिंग भी लर्न भी इस तरह से किया था कि टॉय और बॉय जो है वो मिलता जुलता है, तो उन्हें जॉय भी सेम सेम लगा। तो उनसे क्वेश्चन ये किया गया कि आपने जॉय से मिलता जुलता वर्ड सुना है, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने सुना है, क्योंकि बॉय उन्होंने सुना था, ठीक है। इससे ये पता चला कि राइट एंड कॉलम वाज द पार्टिसिपेंट्स इन द राइमिंग ग्रुप हु हैज डन राइमिंग टास्क एंड सो वर एनकरेज टू फोकस ऑन द वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने राइमिंग के थ्रू ही याद किया था। तो जब इस तरह के राइमिंग वाले क्वेश्चंस आए तो उन्होंने ज़्यादा अटेंशन शो की और वो ज़्यादा अच्छे से उनको वर्ड्स याद आए, ठीक है। और जिन पार्टिसिपेंट्स ने मीनिंग के थ्रू याद किया था, अब सपोज उन्होंने ये इस तरह से बॉय को याद किया था कि सुना था जब उन्होंने पीछे उनकी इनकोडिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि डैश रोड अ बाइसाइकिल, तो बॉय रोड अ बाइसाइकिल। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने जॉय से मिलता जुलता वर्ड सुना, तो उन्हें जल्दी याद बॉय नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वैसे आना तो चाहिए लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि उनकी तो मीनिंग के साथ उन्होंने इनकोडिंग किया, वो तो ज़्यादा अच्छे से प्रोसेसिंग हुई। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो किसी और तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टिमुलाई मोस्ट डीपली इनकोडिंग, हालांकि वहाँ पर ज़्यादा डीपली इनकोड हुआ था मीनिंग ग्रुप में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो राइमिंग वाले करते हुए नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाए। शैलो और प्रोसेसिंग, शैलोवर वाले जो थे जिन्होंने राइमिंग के थ्रू किया हुआ था, वो शैलो प्रोसेसिंग हुई हुई थी ना, लेकिन फिर भी वो उसको रिट्रीव कर पाए। तो यहाँ पर मेन जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या है कि बहुत इनकोडिंग एंड रिट्रीवल बेस्ड ऑन साउंड, इसलिए राइमिंग ग्रुप वालों की बेटर परफॉर्मेंस हुई, क्योंकि उनकी इनकोडिंग और उनकी डिकोडिंग सेम फॉर्म में हो रही थी। उन्होंने याद भी जब किया था तो वो साउंड की बेसिस पे किया था, राइम की बेसिस पे किया था, और अब जब रिट्रीव हो रहा है वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी राइम की बेसिस पर आ रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट मेमोरी डिपेंड्स ऑन नॉट जस्ट ऑन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, खाली डीप प्रोसेसिंग पे नहीं डिपेंड करता है कि आप अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इनकोड किया और आप किस तरह से रिट्रीव करें। अगर आपने उसको साउंड की फॉर्म में इनकोड किया और आप साउंड की फॉर्म में रिट्रीव करेंगे तो आप अच्छा रिट्रीव कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको साउंड की फॉर्म में इनकोड किया और आप मीनिंग की फॉर्म में उसको रिट्रीव कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सही हो गया। तो यहाँ पर ये वाली थ्योरी हमें ये कहती है एक्चुअली कि आप जिस तरह से उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने माइंड में, आप उसी फॉर्म में अगर उसको रिट्रीव करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव हो जाएगी, ठीक है। अब ये उसकी ओवरऑल फिग है सारे एक्सपेरिमेंट की, कि जब इनकी एनकोडिंग हुई किस फॉर्म में हुई, मीनिंग टास्क वालों की, स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन टेस्ट हुआ इनके साथ के, मतलब आपने ये बताना है कि वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है या नहीं हुआ, ये वर्ड आपने अभी सुना है कि नहीं सुना है, ये मीनिंग की फॉर्म में हो रहा है जब रिट्रीवल, ठीक है। और ये जिन्होंने राइमिंग के टास्क में याद किया था और मीनिंग की फॉर्म में रिट्रीवल हो रहा है तो इनकी परफॉर्मेंस लो थी, ठीक है। और जिन्होंने मीनिंग की फॉर्म में याद किया और मीनिंग की फॉर्म में रिट्रीवल हो रहा है तो परफॉर्मेंस 82% है, अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। और ये वो जब इन्होंने मीनिंग की फॉर्म में याद किया लेकिन जब टेस्ट हो रहा है वो राइमिंग की फॉर्म में हो रहा है तो इनकी परफॉर्मेंस लो हो गई है। और ये जिन्होंने राइमिंग की फॉर्म में याद किया और राइमिंग की फॉर्म में रिट्रीवल हो रहा है तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, 49% हो गई है, उनकी निस्बत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से जिस फॉर्म में आप इनकोड करें अगर आप उसी फॉर्म में रिट्रीव करेंगे तो आपकी रिट्रीवल अच्छा होगा, ठीक हो गया। ये स्टैंडर्ड टेस्ट है रिट्रीवल का जिसमें मीनिंग के थ्रू कर रहे हैं, और ये राइमिंग टेस्ट है। ये होगी हमारे पास ट्रांसफर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग थ्योरी। और आते हैं वो कह रहे हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं इनकोडिंग में। ऑल द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी इज नो लॉन्गर द सेंट्रल फोकस ऑफ मेमोरी रिसर्च दैट इट वाज इन 1970s। वो कह रहे हैं कि जितना 1970s में इस पर फोकस किया जाता था अब इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। इट्स एंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन इज आइडिया दैट मेमोरी इज अफेक्टेड बाय द वे इन्फॉर्मेशन इज प्रोग्राम टू द माइंड। फिर भी हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरह से आप मेमोरी को प्रोग्राम करेंगे अपने माइंड में उस तरह से वो इफेक्ट होगी कि वो कितनी अच्छे से इनकोड हुई और फिर कितने अच्छे से रिट्रीव होगी। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय हाउ मेमोरी इज अफेक्टेड बाय फॉर्मिंग कनेक्शंस विद अदर इन्फॉर्मेशन। किस तरह से मेमोरी जो है इस चीज़ से अफेक्ट होती है कि आप दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ उसका कनेक्शन में, इन चीज़ों को अब हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। whether information to be remembered is generated by the person, कि जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है क्या वो इसलिए याद रहती है कि वो इंसान ने खुद उसको जनरेट किया होता है। हाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी रिमेंबर इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, क्या उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए उसको अच्छे से रिमेंबर करने के लिए। ये तीनों क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेमोरी इज अफेक्टेड बाय फॉर्मिंग कनेक्शंस विद अदर मेमोरी, कि अगर मेमोरी किस तरह से अच्छी हो जाती है कि अगर हम उसके कनेक्शन बना लें किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। कैसे, इसको हम देखते हैं जी। इफ़ वी वर गिवन द टास्क ऑफ रिमेंबरिंग द वर्ड चिकन, विच सेंटेंस डू यू थिंक वुड रिजल्ट इन द बेस्ट मेमोरी। वो कह रहे हैं कि उनको वर्ड दिया गया चिकन, ठीक है, और साथ उनसे कहा गया कि इनमें से कौन सा बेस्ट सेंटेंस है जो आपको लगता है कि चिकन आपको उसके थ्रू याद आएगा। शी कुक्ड द चिकन, ठीक है। द ग्रेट बर्ड स्वूप डाउन एंड कैरिड आउट द स्ट्रगलिंग चिकन, एक बड़ा सा बर्ड आया और उसने एक छोटे से चिकन को उठा कर वो ले गया, ठीक है। ये एक सेंटेंस है और ये वो खाना पका रही, वो चिकन पका रही थी, ठीक है। क्रेल एंड टर्विंग ने ये देखा कि मेमोरी जो है इस स्टेटमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी रही है,
क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। ठीक है, तो इसको ये तो आराम से समझ आ गया ना, शी कुक्ड द चिकन। इवन जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करी थी तो मैंने इसकी उर्दू भी नहीं बोली है, और इसलिए मैंने उर्दू बोली है प्रॉपर, कि मुझे पता था ये सबको आराम से समझ आ रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होती है, इसको हम मतलब एक एक आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के देखते हैं, उसके मीनिंग पे फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए हमें वर्ड्स ज़्यादा अच्छे से याद रह जाते हैं। हमारे माइंड में एक पूरा इमेज बना ना, एक बड़ा सा बर्ड आया, उसने आके एक छोटे से बेचारे चिकन को उठा लिया। ठीक है, तो इस तरह से एक पूरी इमेजरी बन गई, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट थी, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दी, तो कनेक्शन ज़्यादा बन गए, उसकी वजह से हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं। ठीक है, दीज अदर थिंग्स के साथ कनेक्शन बन गया ना, एक बड़े से बर्ड के साथ कनेक्शन बना दिया चिकन का। ठीक है, तो उससे वो एक किस्म का हमारे लिए क्यूज़ के तौर पे, हिंट के तौर पे काम किया, और हमें रिट्रीवल ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा रिमेंबर करते हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये आपका जो रिस्पॉन्स है ये डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये आपके माइंड के इमेजेस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको वुमेन कुकिंग का इमेज ज़्यादा मैटर नहीं किया आपके माइंड में, लेकिन एक बड़ा सा बर्ड आया है, चिकन को उठा के ले गया, वो हमारे माइंड में ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होता। अब कुछ वो कह रहे हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट था, उसको ज़्यादा ये अपर वाली जो स्टेटमेंट थी इसने अफेक्ट किया, ये उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, और ये उसके माइंड में ज़्यादा रुकी, क्योंकि उसने कहा कि मदर जो है वो ज़्यादातर चिकन बनाती हैं, तो उसने जब ये स्टेटमेंट पढ़ी थी तो उसके माइंड में अपनी मदर आई थी, तो उसने भी यहाँ पर कनेक्शन किससे बनाया, अपनी मदर से। ठीक है, चिकन वर्ड का उसने कनेक्शन बनाया अपनी मदर से, इसलिए उसको वो याद रही। ठीक है, और ये वर्ड ज़्यादा इसलिए स्टेटमेंट दूसरों को याद रही क्योंकि उन्होंने इस चिकन का कनेक्शन किससे बनाया, एक बहुत बड़े बर्ड से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड में कनेक्शन कैसे बनाते हैं, अपने माइंड में उसका एक इमेज जो बना रहे होते हैं, एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव होगा। अगर आप वीकर कनेक्शन बनेगा, कोई ख़ास आपके माइंड में उसका इमेज नहीं आ रहा होगा, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट किया गया कि जो इमेजरी होती है वो हमें हेल्प करती है, कि जो हम अपने माइंड में इमेज बनाते हैं चीज़ों का, क्या वो भी हमें हेल्प कर रही होती है अच्छे कनेक्शन बनाने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर 15 पेयर ऑफ नाउन्स, ठीक है, सच एज बोट एंड ट्री, इस किस्म के नाउन्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को 5-5 सेकंड के लिए दिखाए। ठीक है, वन ग्रुप वॉज टोल्ड टू साइलेंटली रिपीट द पेयर्स एज दे वर प्रेजेंटेड, कि उन्होंने चुप करके ये जो वर्ड्स हैं बोट एंड ट्री जैसे कि है, इस तरह के पेयर पेयर में, ठीक है, दो दो करके उन्होंने इस तरह दिया, और सबको उन्होंने कहा कि आप खामोशी से बस उनको रीड कर ले। और अनदर ग्रुप को कहा, दूसरे ग्रुप को कहा कि आपने इन दोनों चीज़ों का, जो भी दो दो नाउन आ रहे हैं, इनकी एक मेंटल पिक्चर बनानी है अपने माइंड में, और उनको इंटरेक्ट करवाना है कि किस तरह ये दोनों वर्ड्स, दोनों नाउन्स एक दूसरे के साथ रिलेट करें, बोट और ट्री का आपस में क्या ताल्लुक है, अपने माइंड में एक मेंटल इमेज बनाना है, एक पिक्चर बनानी है इसकी। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट्स थे वर लेटर आस्क्ड टू रिकॉल एज मेनी ऑफ द वर्ड, तो फिर उनको बाद में कहा गया कि आपने ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स पहले पढ़े थे इनको रिमेंबर करें, रिकॉल टेस्ट किया गया उनके साथ। तो जो ये वाले पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इमेजेस बनाए थे, इन्होंने ज़्यादा रिमेंबर किया एज कम्पेयर टू द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने जस्ट उसको एक दफ़ा रीड किया साइलेंटली। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में वो उनके ज़्यादा अच्छे से बैठ गया ना, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि वो क्या हो रहा है कि वो उनके मतलब अगर आप उसको कनेक्शन बना रहे हैं, इमेजरी बना रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है, तो आपको रिट्रीवल ज़्यादा अच्छे से होगा। अब जिस तरह ये वाले पार्टिसिपेंट्स इन्होंने जस्ट रिपीट कर लिया 3 दफ़ा बोट्री बोट्री बोट्री, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको बाद में बोट्री भूल जाएगा। और ये वाले जो थे इन्होंने अपने माइंड में इस तरह से एक इमेज बना लिया कि ट्री है और उसके ऊपर बोट पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इस इमेज की वजह से बाद में उनको याद रह जाएगा। Another example of how memory is improved by connections is provided by the self-reference effect. इसमें वो कह रहे हैं कि एक और वो है मेमोरी एक्सपेरिमेंट, अगर एग्जांपल हम देखें कि किस तरह से मेमोरी जो है वो कनेक्शंस बनाने से अच्छी हो जाती है, तो उसमें हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिस सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। अगर हम वर्ड को अपने के साथ, खुद अपने के साथ रिलेट कर लें, मतलब अपने आप के साथ उसको रिलेट कर लें, कैसे, बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर, वही वाला प्रोसीजर इन डेप्थ प्रोसेसिंग वाला किया गया। इसमें क्या किया गया, पार्टिसिपेंट्स को एक क्यू दिया गया और एक वर्ड दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, सॉरी क्यू क्वेश्चन मतलब एक हिंट क्वेश्चन दिया गया, और फिर उसके बाद वर्ड दिया गया, और फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उनको आंसर करना था यस और नो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया कि अभी हम आपको वर्ड बताएंगे और आपने बताना है कि ये वर्ड लंबा है या नहीं लंबा ज़्यादा। ठीक है, इज़ द वर्ड लॉन्ग एंड अनदर वर्ड डज द वर्ड डिस्क्राइब यू, इस तरह के क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले पूछा इज़ द वर्ड लॉन्ग और उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया ट्री, तो वो ट्री छोटा सा था, फिर पार्टिसिपेंट ने कहा नो कि नहीं इतना कोई लंबा नहीं है। फिर उसके बाद डज द वर्ड डिस्क्राइब यू, द वर्ड्स वर एक्टिविटीज सच एज शाय एंड गोइंग, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, और कुछ जो थे जो उन पार्टिसिपेंट्स के खुद के साथ रिलेट करने वाले थे, कि अब ये क्वेश्चन जिस तरह से कहा गया कि अभी जो हम आपको वर्ड बताएंगे आपने बताना है कि वो वर्ड आपको डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि शाय। ठीक है, अब जो बच्चे शाय थे उन्होंने कहा हाँ जी ये हमें कर रहा है, जो शाय नहीं थे उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं कर रहा, तो उन्होंने उन वर्ड्स को खुद के साथ रिलेट किया ना कि हमारे साथ एसोसिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये जस्ट उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखा गया। तो इन पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने खुद के साथ उसको एसोसिएट किया था उन्होंने ज़्यादा अच्छे से बाद में रिकॉल किया। ठीक है, बजाय उसके जिन्होंने जस्ट उसकी लेंथ पे फोकस किया था।
सही हो गया। तो अगर आप उस वर्ड को सेल्फ रेफरेंस के खुद के साथ उसको रेफरेंस करें, उसको रिलेट करें, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर। कि ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड डज वाज डिस्क्राइब, और फिर शायद उन्होंने कहा हाँ जी हमें ये करता है, तो ये वाले जो डज वाज डिस्क्राइब इस क्वेश्चन वाले जो वर्ड से ये पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा अच्छे से याद रहे एज़ कम्पेयर टू द सच वर्ड्स जिनकी जो लेंथ आपने पूछी थी। वाई वर पार्टिसिपेंट्स आर मोर लाइकली टू रिमेंबर। अब वो इस तरह से क्यों हुआ कि पार्टिसिपेंट्स को वो वाले वर्ड ज़्यादा अच्छे से याद रहे जो उनके अपने साथ रिलेट करे थे, और वो वर्ड ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहे जो उनके साथ रिलेट नहीं कर रहे थे। वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग बाय सेइंग दैट मेकिंग अ जजमेंट अबाउट वेदर द वर्ड डिस्क्राइब्स योर रिजल्ट। वो कह रहे हैं कि इसमें ये भी आ सकता है कि डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी हो गई ना, तो मतलब उन्होंने जब वो खुद के साथ उसको एसोसिएट कर रहे हैं तो वो उसकी डीप प्रोसेसिंग होती गई, ठीक है, मीनिंग दे रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद लेकिन इसमें डीप प्रोसेसिंग नहीं हुई जब वो सिर्फ इतना देखेंगे कि वर्ड शॉर्ट है या लॉन्ग है। Another possible explanation is that self provides information or cues that become linked to the word and that make it easier to remember. जब आप उसको अपनी सेल्फ के साथ रिलेट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बाद में हमें याद करने में हेल्प हो जाएगी। एक तो ये डीप ऑफ प्रोसेसिंग होगी, और दूसरा हमने उसको सेल्फ के साथ एसोसिएट कर दिया, सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट आ गया, और साथ ही साथ हमारे पास कौन सा आ गया, डीप डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसलिए वो वर्ड्स जो है हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह गए हैं, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द एग्जांपल इन विच द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द जायंट swooping bird प्रोवाइडेड अ क्यू दैट हेल्प पार्टिसिपेंट्स रिमेंबर द वर्ड चिकन। क्यूज, अब ये इस किस्म के ये जो वर्ड होते हैं, जिस तरह के बहुत बड़ा बर्ड आया था, ये इसने एक हिंट दे दिया पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो चिकन वर्ड को रिमेंबर कर सकें। क्यूज सच एज दिस हेल्प अस रिमेंबर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टोर्ड इन द मेमोरी दैट आर कॉल्ड रिट्रीवल क्यूज। रिट्रीवल क्यूज द फैक्ट दैट द वे वी इनकोड इन्फॉर्मेशन। अब ये वाले क्यूज जो होते हैं जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि हम बाद में इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें, जैसे कि यहाँ पर ये जायंट swooping वर्ड एक क्यू के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो इन क्यूज को हम क्या कहते हैं, रिट्रीवल क्यूज कहते हैं। The fact that we encode information can create retrieval queues can help us remember the information later, illustrates the close link between how information is encoding and how ability to read। तो ये जो क्यूज होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन को इनकोड कैसे करें और आप इनको रिट्रीव कैसे कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इनकोडिंग और रिट्रीवल में एक और कनेक्शन हमें पता चल सकता है जनरेशनल इफेक्ट से। जनरेटिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पर कनेक्शंस देख रहे हैं, ठीक है, किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्शन बना रही होती है। ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया, हाउ मेमोरी इज अफेक्टेड बाय फॉर्मिंग कनेक्शंस विद अदर इन्फॉर्मेशन। अब हम दूसरा इफेक्ट देख रहे हैं कि वेदर इन्फॉर्मेशन टू बी रिमेंबर इज जनरेटेड बाय द पर्सन, कि क्या वो उसके लिए पर्सन को खुद इन्फॉर्मेशन भी जनरेट करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेकंड क्वेश्चन को हम आंसर करते हुए, जनरेटिंग मटीरियल योर सेल्फ रेदर देन पैसिवली रिसीविंग इट। अगर आप मटेरियल खुद जनरेट कर लें, ठीक है, बजाय इसके कोई और आपको बता रहा है, उसकी बजाय अगर आप खुद उसको इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं तो उसमें आपकी लर्निंग और रिटेंशन अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा अच्छे से उसको रिट्रीव कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। इस इफेक्ट को हम कहते हैं जनरेशन इफेक्ट, कि आपने खुद जनरेट किया इन्फॉर्मेशन को बाय हैविंग पार्टिसिपेंट्स। इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को जो है उन्होंने लिस्ट ऑफ वर्ड पेयर दिए दो तरीक़ों से। पहले ग्रुप को उन्होंने क्या कहा, वो रीड ग्रुप था पहला ग्रुप, उन्होंने कहा कि आपने रीड दीज पेयर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, उन्होंने कहा कि आपने जस्ट इन पेयर्स को पढ़ना है, ठीक है, इनको एक दफ़ा रीड कर लें, जैसे किंग, क्राउन, हॉर्स, सैडल, लैम्प, शेड, ये इस तरह के जो पेयर ऑफ वर्ड्स थे जस्ट इनको रीड करने का बोला इस ग्रुप को, ठीक है। जो सेकंड ग्रुप था हमारे पास जनरेट ग्रुप, इन्होंने क्या कहा कि फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड, तो उन्होंने इनको कहा कि आपने ये ब्लैंक खुद फिल करनी है, ठीक है, और वो जो ब्लैंक होगी ये रिलेट करनी चाहिए पहले वर्ड के साथ। तो पार्टिसिपेंट्स ने किंग और ये CR लिखा था, आगे खुद सोच के लिखा OWN क्राउन, ठीक है, या कुछ और अगर उनके माइंड में आ रहा है जो ब्लैंक में फील हो पा रहा है वो किंग से एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हॉर्स और फिर आगे सैडल और शैम्पर, लैम्प और शेड, ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स उन्होंने खुद फिल की अपना माइंड लगा के, ठीक है। ये था हमारे पास जनरेट ग्रुप। Either this reading or generating the list of pair words they were presented with the first word in each pair and were told to indicate the word that went with it। तो उन्होंने यहाँ पर उनसे पूछा कि पहले उन्होंने फिर अच्छा उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिया तो उसमें उन्होंने फर्स्ट वर्ड वो बताते थे सिर्फ, और क्वेश्चन कहते थे कि आपने सेकंड वर्ड खुद बताना है। अब इन ग्रुप को भी किंग बताया गया, फिर उनसे पूछा गया कि आपने सेकंड वर्ड क्राउन बताएं, हॉर्स बताया गया और सैडल पूछा गया, ठीक है, और इनसे भी इसी तरह किया गया। तो वो वाले पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने खुद जनरेट किया था सेकेंड वर्ड, ठीक है, 28% उनका रिजल्ट ज़्यादा रहा, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से उन वर्ड्स को रिमेंबर किया और आंसर किया, ठीक है, बजाय इनके जिन्होंने सिर्फ रीड किया था।
ठीक है। तो इस यहाँ पर वो हमें नसीहत कर रहे हैं कि अगर आप एग्जाम्स के लिए अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ एंड ऑफ द चैप्टर में इन्फॉर्मेशन खुद से जनरेट करें अबाउट द टॉपिक, तो फिर आपको वो ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव हो पाएगी। तो ये होता है हमारे पास जनरेशन इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था कि हाउ इन्फॉर्मेशन टू बी रिमेंबर इज ऑर्गेनाइज, अगर आप एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिमेंबर करना चाहते हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन के क्या ताल्लुक है, उसको ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाए, तो उसका आंसर हम यहाँ पर करेंगे। फाइल फोल्डर्स, कंप्यूटराइज लाइब्रेरी कैटलॉग्स एंड टैब्स दैट सेपरेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन योर नोटबुक आर ऑल डिजाइन टू ऑर्गेनाइज। वो कहने की जिस तरह हम एक फाइल के फोल्डर बनाते हैं, कोई हम लाइब्रेरी में जिस तरह सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, कंप्यूटर में लाइब्रेरी बनाते हैं या टैब बनाते हैं और उसमें सब कुछ रख रहे होते हैं, मतलब आप इकट्ठा करके जो इन्फॉर्मेशन को एफिशिएंटली रखेंगे ऑर्गेनाइज की फॉर्म में, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे उसको एक नोटबुक की फॉर्म में, तो वो हमें बाद में ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो मेमोरी सिस्टम ऑल्सो यूजेज ऑर्गेनाइजेशन टू असेस इन्फॉर्मेशन। इसी तरह वो कह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम उसको बाद में ढूंढ पाएंगे ना जल्दी। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल फोल्डर है, उसमें आपने सारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का डाटा रख दिया है, तो आप उसको फाइल को बस ओपन करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप माइंड में भी एक फोल्डर बना लें, ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ उसको उसमें पेस्ट कर लें, उसको अच्छे से एक फोल्डर की फॉर्म में रखें, ना कि वो बिखरी हुई हो, तो अपने माइंड में उसको एक फोल्डर की फॉर्म में रखें तो ज़्यादा अच्छे से असेस कर पाएंगे बाद में आप उसको। ठीक है। और वो कह रहे हैं इसमें ये हम नंबर ऑफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, वो क्या है, गेट रीडिंग अ लिस्ट, गेट पेपर एंड पेन रेडी। उन्होंने कहा कि एक लिस्ट जो है वो आपने पढ़नी है और अपना पेपर और पेन को रेडी रखें और आपने ये वाले वर्ड्स नीचे वाले पढ़ने और फिर उनको कवर करें और राइट देम डाउन। अच्छा, इस लिस्ट को पढ़ना है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको फ़ौरन से लिखना है इस लिस्ट को कवर करके। डू दिस नाउ बिफोर। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है ये करने का, हमने ये देख लिया कि उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को ये करवाया, ठीक है, ये वर्ड्स उनको पढ़वाए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपने इन वर्ड्स में से जो जो आपको याद है उनको लिखें। वर्ड्स है एप्पल, डेस्क, शू, सोफ़ा, प्लम, चेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आपने इनको देखना है और लिखना है। लुक एट द लिस्ट यू क्रिएटेड एंड नोटिस वेदर सिमिलर आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें वो देखें कि कुछ सिमिलर आइटम्स थे, एप्पल, ग्रेप, ठीक है, मेलन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, सही है। और कुछ जो हैं वो और किस्म की चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह के शू है, ठीक है, सोफ़ा है, ये टेबल, ये एक तरह की कैटेगरी में आ रही हैं, डेस्क, ये सारे फर्नीचर में आ रहे हैं, कुछ हैं वो फ्रूट में आ रहे हैं, मतलब कैटेगरीज हैं लेकिन वो बिखरी हुई है, सही है। तो पार्टिसिपेंट्स ने अगर वो कुछ लिख पाए तो उन्होंने ग्रुप्स की फॉर्म में लिखा कि जो सारे फ्रूट्स थे वो इकट्ठे लिखे और ये शू, पैंट, कोट, ये सारे मिलकर मतलब सेम कैटेगरी में आ रहे हैं तो इनको लिखा। इफ दे आर योर रिजल्ट सिमिलर टू द रिजल्ट ऑफ रिसर्च दैट द पार्टिसिपेंट्स स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनाइजिंग, कि हम उन्होंने खुद ब खुद हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चीज़ों को जब हम रिकॉल करने लगते हैं। वन रीजन ऑफ दिस रिजल्ट इन रिमेंबरिंग वर्ड्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सर्व एज अ रिट्रीवल क्यों, कि अगर आप उसको कैटेगरी अगर आप बिखरे फॉर्म में सिर्फ याद किया होता, रट्टा लगाया होता, एप्पल, डेस्क, शू, सोफ़ा, एप्पल, डेस्क, शू, सोफ़ा, इसके बजाय अगर एप्पल, ग्रेप ये एक कैटेगरी में आ रहे हैं, डेस्क और सोफ़ा एक कैटेगरी में आ रहे हैं, इस तरह करके याद करें तो वो ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव हो पाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि एप्पल से आगे फिर आपको ग्रेप और प्लम भी आता है क्योंकि वो सारे एक ही कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम कैटेगरीज बना लें तो एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड के लिए क्यू का काम कर रहा होता है, रिट्रीवल क्यू का मतलब हिंट का काम कर रहा होता है, हमें अगला भी याद आ जाता है। ठीक है। रिकॉल लिस्ट दैट इज़ मोर ऑर्गेनाइज दैन द ओरिजिनल लिस्ट दैट में यू रीड। अच्छा, एक वर्ड प्रेजेंटेड रैंडमली, अगर वो रैंडमली अपने माइंड में हम उसको रखें फिर हमें उसको रिट्रीव करने में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको हम एनकोड करते हुए ही मतलब अपने माइंड में रखते हुए ऑर्गेनाइज कर लें तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हेल्पफुल रहेगा उसको रिट्रीव करना। बाय प्रेजेंटिंग मटीरियल टू बी लर्न इन अ ट्री, अगर हम ट्री की फॉर्म में, ठीक है, वो ब्रांचेस की फॉर्म में, जिस तरह अक्सर बचपन में वो ग्राफ वगैरह बने होते थे ट्री शेप में, वो इस तरह से ब्रांचेस की फॉर्म में उसके ऊपर आगे सारी चीज़ें लिखी हों तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर शायद ये देखें ये एक ट्री की फॉर्म में ब्रांचेस आगे से आगे चलती आ रही है ना। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इन्फॉर्मेशन को याद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से हेल्पफुल रहेगा एज़ कम्पेयर टू द मतलब कोई अगर रफ से इन्फॉर्मेशन रहने भी अपने माइंड में पड़ी हुई है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आप ट्री की फॉर्म में उसको याद करें टू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज की फॉर्म में। ठीक है, ट्री ऑर्गेनाइज नंबर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स बाय ग्रुपिंग टुगेदर प्रीशियस स्टोन्स, रेयर मेटल्स। इसमें हम कह रहे हैं कि उन्होंने ये देखें ट्री की फॉर्म में मिनरल्स उनको याद करवाए। ठीक है, पहले कैटेगरीज बना दी, कुछ मेटल्स थे, कुछ स्टोन्स थे, फिर ये स्टोन्स में कुछ प्रीशियस थे, कुछ मैसोनी, और मेटल्स में कॉमन, एलॉयज और रेयर, इस तरह से कैटेगरीज बना के उनको दिया गया।
ठीक है। और उसके बाद कहा गया वन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट स्टडी ट्रीज फॉर मिनरल्स, एनिमल्स, क्लॉथिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर 1 मिनट ईच एंड वर आस्क्ड टू रिकॉल एज मैनी ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ऑल ट्रीज। तो उन्होंने फिर कहा गया कि आपने जो ये वर्ड्स अभी पढ़े हैं इनमें से बताएं जो जो आपको याद है। तो उन पार्टिसिपेंट्स ने सेम वे में रिस्पॉन्ड किया जैसे कि ट्री की फॉर्म में उनको याद करवाया गया। फर्स्ट सेइंग मिनरल्स एंड मेटल्स एंड कॉमन एंड सो ऑन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आप उनको ट्रीज़ की फॉर्म में या कैटेगरीज की फॉर्म में, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज ट्री था ना जिसमें वो मिनरल्स है, और एक जो है वो इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैटेगरीज की फॉर्म में याद करवाया गया तो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट ही आया। ठीक है, 73 वर्ड्स ऑलमोस्ट उनको याद रहे उन 4 ट्रीज में से। सही है। अनदर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो सॉ 4 ट्रीज बट द वर्ड्स वर रैंडमाइज्ड। अब इनको भी 4 ट्रीज दिखाए गए लेकिन उनमें वर्ड्स जो है वो कैटेगरीज की फॉर्म में नहीं थे, बिखरे हुए थे। ठीक है, कहीं पे मिनरल लिखे थे, कहीं पे एनिमल, कहीं पे क्लॉथिंग, कहीं पे मतलब रैंडम थे, इकट्ठे मिनरल्स नहीं लिखे हुए थे, एक मिनरल और एक एनिमल, एक क्लॉथ, इस तरह करके मिक्स करके लिखा हुआ था। इनको सिर्फ 21 वर्ड्स याद रहे। इन पार्टिसिपेंट को 73 वर्ड्स याद रहे और इनको सिर्फ 21 वर्ड्स याद रहे। तो इसमें बेसिक मसला क्या आया कि वो कैटेगरीज और ट्रीज की फॉर्म में था और ये रैंडम था। ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल टू बी रिमेंबर रिजल्ट से सब, तो जितना आप अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे उतना अच्छे से वो रिट्रीव हो पाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, यू माइट फॉर एग्जाम्पल फाइंड इट यूजफुल टू ऑर्गेनाइज मटेरियल यू आर स्टडिंग फॉर। वो कह रहे हैं इसी तरह अगर आप ट्रीज़ के फॉर्म में अपना सारा याद करें एग्जाम के लिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इफ़ प्रेजेंटिंग मटेरियल इन ऑर्गेनाइज वे, तो आप अगर ऑर्गेनाइज वे में उसको रखेंगे तो वो अच्छे से आपकी मेमोरी उसको रिट्रीव कर पाएगी। और प्रिवेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हैपनिंग वुड रिड्यूस द एबिलिटी टू, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे अपने माइंड में उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो आपको वो रिट्रीव नहीं हो पाएगी। दिस इफेक्ट वॉज इलस्ट्रेटेड by John Brailsford and Marcia Johnson, who asked their participants to read the following passage. If the balloons popped, the sound would not be able to carry since everything would be too far away from the correct floor. A closed window would also prevent the sound from carrying since most buildings tend to be well insulated. Since the whole operation depends on the steady flow of electricity, a break in the middle of the wire would also cause the problems. उन्होंने participants को ये पूरा एक पैराग्राफ दिया, ठीक है, जिसमें कहीं से बैलून फटा है और फिर वो बिजली कहीं की कहीं जाती जा रही है। ठीक है, एक मुश्किल सा पैराग्राफ था। तो फेलो शुड शाउट बट द ह्यूमन वॉइस इज़ नॉट लाउड इनफ टू, ये अभी भी पैराग्राफ ही चल रहा है, एडिशनल प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को ये पैराग्राफ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, What was all that about? If you have problem understanding this passage, जिस तरह हमें भी उसको पढ़ना बहुत मुश्किल लगा है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि खाली आप ही मुश्किल, आपको ही नहीं मुश्किल लगा, पार्टिसिपेंट्स को भी मुश्किल ही लगा इस पैराग्राफ को पढ़ना कि कहाँ से कहाँ बिजली जाती जा रही है एक बैलून के फटने से। दिस पार्टिसिपेंट फाउंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और ये उनको याद भी नहीं रहा कि उस पैराग्राफ में हो क्या रहा था। टू मेक सेंस ऑफ दिस पैसेज, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस पैसेज को समझाने के लिए अगर उसको ये वाली फिगर दिखाई जाए पढ़ ले पार्टिसिपेंट्स को, ये वाली फिगर, ठीक है, यहाँ से ये बैलून फटे हैं और ये फिर बिजली इधर को गई है और करते कराते वो कहीं के कहीं निकलती जा रही है। अगर इस तरह से पहले उनको ये डायग्राम दिखा दी जाए, ठीक है, इमेज उनके माइंड में बन जाएगा, फिर उसके बाद उनको ये पैराग्राफ पढ़वाया जाए तो फिर उनको ज़्यादा अच्छे से ये पैराग्राफ समझ आएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दिस, अच्छा, टू मेक सेंस ऑन पेज रीड इट द पैसेज, और फिर दोबारा अगर आप पैसेज पढ़ें तो कह रहे हैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और आपको ज़्यादा समझ आएगी कि उस पैसेज का क्या मतलब है। तो पार्टिसिपेंट्स ने जब इस तरह से पिक्चर को देखा, वो वाले पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पहले पिक्चर को देखा था और फिर पैसेज को पढ़ा था उनको डबल इन्फॉर्मेशन याद रही पैसेज की। उन पार्टिसिपेंट्स की जिन्होंने पिक्चर को नहीं देखा था, जस्ट वो उसको देखा पैसेज को और फिर बताया कि उस पैसेज में क्या है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो मैटर कर रही है चीज़ वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। जब वो फिग उन्होंने देखी तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थी ना पिक्चर, कि कहाँ से कहाँ जा रहा है सब कुछ, तो वो उनके माइंड में ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो गई क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड थी। ठीक है, और जिन्होंने पैसेज देखा जो कि एक डिस्टर्ब सा रफ सा पैसेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा ख़ास, तो वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई। तो जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हुई होगी इन्फॉर्मेशन को इनकोड करते हुए उतने अच्छे से रिट्रीव हो पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने जब वो फिक देखी थी तो एक मीनिंगफुल स्टोरी लगी फिर उन्हें उस पैसेज से। रिमेंबर मटेरियल डिपेंड्स ऑन हाउ दैट मटेरियल, कि मटेरियल को रिमेंबर करने की जो एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आपने उसको अपने माइंड में भेजा कैसे था। ठीक हो गया। अब जैसे हम कह रहे हैं कि अभी तक आपने ये जो पढ़ा था फैक्टर्स जो हेल्प कर रहे थे इनकोडिंग में, जो हमने 3 क्वेश्चंस देखे थे, अगर आप उनको इस फॉर्म में याद करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे। या तो आप उनके कनेक्शंस बना लें, किस तरह से कम्प्लेक्स चिकन, वो जो चिकन एक्सपेरिमेंट था कि खुद के साथ कनेक्शन बना लें, कोई इमेज बना लें अपने माइंड में जिसमें वो बच्चा था उसने अपनी मदर का इमेज बना लिया, तो यहाँ पर या फिर आप उसकी इमेजरी बना लें, जैसे ट्री और बोर्ड को इकट्ठा कर लिया था वो
ठीक है, ट्री के ऊपर बोट रख दी थी, इस तरह से करके इमेज बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। लिंक टू सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट आ जाता है। जनरेशन इफेक्ट में क्या था कि आप खुद इन्फॉर्मेशन जनरेट करें। वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बस सुने सुनाए पेयर थे और खुद फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके पेयर को याद किया था, उनको ज़्यादा अच्छे से याद रही। तीसरा था ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, रिकॉल बाई ग्रुप, स्पॉन्टेनियस ग्रुप के आप उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। ये हमारे पास फ्रूट्स वाली एग्जांपल थी यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, इस तरह के ये जो हिंट्स होती हैं ये हमें हेल्प करती है, हमें क्यों प्रोवाइड करी होती हैं याद रखने के लिए चीज़ों को। तो अगर आप उसको, हमने देखा था कि फ्रूट्स जो है वो कैटेगरीज की फॉर्म में थे जब ऑर्गेनाइज हुए थे, तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहे, बजाय उसके जिनको रैंडम वो सब दिए गए थे। फ्रूट्स थे कुछ और कुछ फर्नीचर के पार्ट्स थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइज वे, ट्री वाला जो एक्सपेरिमेंट था, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करके ट्री की फॉर्म में दें तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। और फिर मीनिंगफुल फ्रेमवर्क, बैलून एक्सपेरिमेंट, मतलब वो एक रफ सा फ्रेमवर्क था, ठीक है, वो जो पैसेज था। और फिर जब उनको पिक दे दी गई वो, तो उनके माइंड में एक मीनिंगफुल सा फ्रेमवर्क बन गया कि हाँ वाकई कोई काम की बात है, वो ज़्यादा अच्छे से आते। तो इस तरह ये देखें, अब सारा हमने जो पीछे अभी पढ़ा 7-8 स्लाइड्स में, इससे भी ज़्यादा में, वो यहाँ पर समराइज़ हो गया। तो इस तरह से अगर हम समराइज़ करके इन्फॉर्मेशन को याद करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव हो पाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ आर मेमोरी स्टोर्ड इन द ब्रेन। किस तरह से मेमोरीज जो हैं वो ब्रेन में स्टोर होती हैं। व्हेन यू यूज़ योर मेमोरी टू ट्रैवल बैक इन टाइम टू अर्लियर दिस मॉर्निंग और लास्ट न्यू ईयर्स यू और टू योर अर्ली डेज इन द ग्रेड स्कूल, यू आर असेसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज इवेंट्स दैट आर स्टोर्ड इन योर ब्रेन। वो कह रहे हैं कि जब हम ये याद करें कि आज सुबह क्या हुआ था, लास्ट न्यू ईयर की शाम को क्या हुआ था, जो हमारे स्कूल के पहले पहले दिन थे तब क्या हो रहा था, इन चीज़ों को जब हम असेस करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करें, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको निकालने की कोशिश करें, उसको असेस करने की कोशिश करें। व्हाट फॉर्म डज द स्टोरेज कह रहे हैं, अब ये किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर हुई है एक्चुअली। हाउ कैन अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड टू यू इन द 5th ग्रेड बी स्टोर इन द न्यूरॉन्स। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें क्या न्यूरॉन्स का भी इसमें कोई रोल है इन चीज़ों को स्टोर करने में। वन वेरी सच आंसर दिस क्वेश्चन इज लुकिंग बाय व्हाट हैपेंस। अब इन क्वेश्चन को हम आंसर करने के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर हुई है, क्या न्यूरॉन्स का भी कोई रोल है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे साइनैप्स को। इंफॉर्मेशन स्टोरेज एट द साइनैप्स, किस तरह से इंफॉर्मेशन साइनैप्स के ऊपर स्टोर हो रही होती है। Remember from chapter 2 that synapses are the small spaces between the end of the neuron। हमें पता है कि साइनैप्स क्या होता है कि एक न्यूरॉन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है और अगला न्यूरॉन जहाँ पर शुरू हो रहा है, उन दोनों के दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द न्यूरॉन सिग्नल्स, अच्छा जो एक न्यूरॉन हमारा कहाँ पर एंड हो रहा होता है, ठीक है, उसकी जो सेल बॉडी ख़त्म होती है और लास्ट में एक्सॉन होता है, हाँ एक्सॉन टर्मिनल्स पे वो एंड हो रहा होता है एक न्यूरॉन, और अगला न्यूरॉन जो है उसकी सेल बॉडी के जो डेंड्राइट्स होते हैं वहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये दोनों जो है इस तरह से लिंक बन रहा होता है और उनके दरमियान की जो स्पेस होती है वो साइनैप्स होती है। तो सिग्नल्स जो हैं जब एक न्यूरॉन के एंड पर पहुँचेंगे तो अगले न्यूरॉन के ऊपर चले जाएंगे, किस तरह से, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देखें तो ये देखें एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, यहाँ पर ये एंड हो रहा है, ठीक है। ये इसकी यहाँ पर हमारे पास एक्सॉन्स आ जाते हैं और ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट है और ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से इस न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे। ये स्पेस जो इन दोनों के दरमियान आ रही है वो साइनैप्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट न्यूरॉन के ये डेंड्राइट्स, ये ब्रांचेस लाइक जो स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स होते हैं, तो वहाँ पर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके अंदर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सिग्नल्स को ले जाते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ, ठीक है। इट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स को, इट इज़ हेयर एट द सिनैप्स एट द फिजियोलॉजी ऑफ मेमोरी बिगिंस। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक्चुअली मेमोरी की फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही होती है। ये वाला आइडिया जो है सबसे पहले किसने दिया था, डोनाल्ड हब ने दिया था, ठीक है। हब ने क्या कहा था कि आइडिया दैट लर्निंग एंड मेमोरी आर रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेन बाय द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस एट द सिनैप्स। उन्होंने कहा कि लर्निंग और मेमोरी ब्रेन में जो हो रही होती है वो इस वजह से हो रही होती है कि साइनैप्स जो है वहाँ पर फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, साइनैप के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग और मेमोरी हो रही होती है ब्रेन में, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस causes nerve impulse to travel down the axon of neuron A, and when these impulses reach the synapse neurotransmitter is released into the neuron B। वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ से एक न्यूरॉन से, सपोज हम इसी एग्जांपल में इसी फिगर में देख लेते हैं कि ये न्यूरॉन A है और ये न्यूरॉन B, तो यहाँ से वो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ होंगे और फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन जो न्यूरॉन B है उसके अंदर वो जाके एंटर हो जाएंगे, ठीक है।
व्हेन दिस इम्पल्सेस रीच द सिनैप्स द न्यूरोट्रांसमीटर इज रीच। सिनैप्स में जब गया तो वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन बी में चले गए। हैव आइडिया ये था कि दिस एक्टिविटी स्ट्रेंथन द सिनैप्स बाय कॉजिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो जब इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्स से मूव करके आगे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होंगे नेक्स्ट न्यूरॉन में उतनी ज़्यादा फायरिंग हो रही होगी, ठीक है। हैप ये कहता है कि ऑल दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं साइनैप्स में, ठीक है, बार बार न्यूरॉन आ रहे हैं, बार बार हल्का हल्का चेंज आ रहा है और इसी तरह फिर आगे वो फायरिंग होती जा रही है, अगले न्यूरॉन को वो एक्टिव करता जा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जितने ज़्यादा दफ़ा ये होता जाएगा उतने ज़्यादा मतलब एक्टिवेशन हो रही है, बार बार हो रही है, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस बनता जाएगा, उस जगह पे एक रिकॉर्ड होता जाएगा कि यहाँ बार बार न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, बार बार न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं। तो एक अच्छा सा वहाँ पे चेंज क्रिएट हो जाएगा साइनैप्स पे, ठीक है। क्रिएट बार बार, जाहिर सी बात है, एक रास्ते से आप बार बार गुजर रहे हैं, बार बार गुजर रहे हैं, अगर वहाँ पे घास है भी तो वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक रास्ता सा बन जाएगा। तो वो साइनैप्स में वो कह रहे हैं कि एक चेंज क्रिएट हो जाएगा। हेल्प्स प्रपोजल दैट साइनेप्टिक चेंजेस प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज स्टिल द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कह रहे हैं कि ये जो उसने कहा था कि साइनैप्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, ये एक मतलब इनिशियल बेसिस बना आगे फिर मेमोरी की फिजियोलॉजी को समझने के लिए, सही है। Researchers who followed have determined that activity at the synapse causes a sequence of chemical reactions। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो एक्टिविटी हो रही होती है सिनैप्स पे, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर नए प्रोटीन्स बन रहे होते हैं और वो नए प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिनैप्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे होते हैं। एक्चुअली वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन से प्रोटीन्स बन रहे होते हैं और वो प्रोटीन्स वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज कर रही होती हैं साइनैप्स पर। और वो चेंजेस जो हैं उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन हो रही होती है। और लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन से क्या होता है कि फायरिंग ज़्यादा हो रही होती है नेक्स्ट वाले न्यूरॉन की, क्योंकि बार बार स्टिमुलेशन आ रही है ना, पीछे से बार बार वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं और फिर बार बार फायरिंग हो रही है, तो उसको लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन हो रही होती है। मतलब लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन से क्या होता है कि बार बार फायरिंग हो रही होती है, ठीक है। illustrated by the firing records the first time neuron is stimulated neuron। अच्छा वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा जब न्यूरॉन ए स्टिमुलेट हुआ, उसको पीछे से मतलब एक्टिव हुआ, तो न्यूरॉन बी फायर हुआ, ठीक है, हल्का सा हो जाएगा। फिर दोबारा ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो मतलब अब फिर वो यूज हो जाएगा, बार बार होने से वो यूज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वो रैपिडली होने लग जाएगा, ठीक है। एक चीज़ बार बार आप करें तो वो फिर यूज हो जाती है, वो फिर इजीली हो जाती है, तो वो रैपिडली फिर फायर होने लग जाएगा एक उस स्टिमुलस को लेकर। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इट शोज दैट रिपीटेड स्टिमुलेशन कॉज नॉट ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस बट ऑल्सो इन हाउस के। अब जब आपकी रिपीटेड स्टिमुलेशन आ रही है, बार बार एक स्टिमुलेशन हो रही है न्यूरॉन को, तो उससे क्या होगा, एक तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं सिनैप्स पे और साथ ही साथ रिस्पॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद क्विकली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड होने लग जाएगा, रैपिडली रिस्पॉन्स होना लग जाएगा न्यूरॉन बी का, क्योंकि वो बार बार होने पड़ रहा है उसको, ठीक है। ये होता है, इस तरह से हमारा किसका कनेक्शन हो रहा है कि साइनैप्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड हब के रूल से, और इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन हो रही होती है, साइनैप्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हमें रिपीट होने से ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं, ठीक है। फॉर्मिंग मेमोरीज इन द ब्रेन, और दूसरी बात आती है कि किस तरह से ब्रेन में मेमोरीज बन रही होती हैं। द फ्रेजिलिटी ऑफ न्यू मेमोरीज we now move from considering how experience affects the structure and activity at the synapse। अब हम देखेंगे किस तरह से एक्सपीरियंस जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है हमारे स्ट्रक्चर और साइनैप्स की एक्टिविटी को, टू हाउ मेमोरीज आर स्टोर्ड इन द ब्रेन, किस तरह से मेमोरीज जो है वो ब्रेन में स्टोर होंगी। रिसर्चर्स हैव स्टडीड फेलियर्स ऑफ मेमोरी कॉज बाय ट्रॉमा दैट रिजल्ट्स इन द कंकशन और इम्पेयर। उन्होंने देखा कि कई बार जो है वो मेमोरी इसलिए नहीं बन पा रही होती कि कोई डैमेज वगैरह हो जाता है ब्रेन में, इस चीज़ को देखा गया। तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने लोगों को देखा हुआ अनएबल टू रिमेंबर एक्सपीरियंसेस दैट अकर्ड जस्ट बिफोर अ ट्रॉमा। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिनको वो चीज़ें याद नहीं रहती थी कि उनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ, तो उस ट्रॉमा से पहले की जो बातें थी वो उनको भूल जाते थे, ठीक है। वो वाले लोग जो ट्रॉमा से पहले की चीज़ें भूल जाते थे, उन्होंने उन लोगों को देखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर ईजी टू फाइंड इन फुटबॉल एज अ प्लेयर रन्स डाउन फील्ड की कॉफी हिज इट हार्ड। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर था, जब वो फुटबॉल में वहाँ पर उसको किक लगा डायरेक्टली, तो वो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको कंकशन का सामना करना पड़ा, जिसमें जो है थोड़ा ब्रेन का इशू हो जाता है। सिटिंग ऑन टू द साइड लाइन ऑफ द ही रिमेंबर्स लाइनिंग अप, तो उसको ये याद रहा कि उसने फुटबॉल को किक किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था और उसको हिट वो लगी थी उसको, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको भूल गई, मतलब जस्ट बिफोर द ट्रॉमा जो इंसिडेंट होता है वो उनको भूल गया, ठीक है। द लॉस ऑफ मेमोरी फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड प्रायर टू द ट्रॉमा, जो फ़ौरन उससे पहले की चीज़ें होती हैं, ट्रॉमा से पहले की इवेंट अगर आपको भूल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड एमनीशिया,
ठीक है, कि जो ट्रॉमा से पहले की बात है अगर वो भूल जाए तो हम उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड एमनीशिया। ठीक है, ये हमने पीछे भी साइनैप्स की जो बातें पढ़ी थी ये उसमें आ रहा है कि जिस तरह ये एक न्यूरॉन है ए और ये बी, तो यहाँ से ये स्टिमुलेशन आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज़्यादा दफ़ा आती गई तो आप देखें ये चेंजेस बढ़ते गए, यहाँ पे कितनी ज़्यादा ये जो है वो डीप होती गई, ये चेंजेस बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और फायरिंग भी बढ़ती जाएगी, पहले इतनी सी फायरिंग हो रही है और फिर देखें फायरिंग ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेट्रोग्रेड एमनीशिया की और एंटीरोग्रेड एमनीशिया की। तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया कब हो रहा है कि अकर्स इन पीपल हु रिसीव शॉक ट्रीटमेंट। एक तो तब हो गया वो उसको जिस तरह कोई वो हिट लगा प्लेयर को तो उसकी वजह से उसकी वो जो है थोड़ी सी मेमोरी चली गई कि जो इंजरी से पहले इवेंट से पहले उसको हुई थी उसकी वो मेमोरी उसकी चली गई। लेकिन वो कह रहे हैं कि साथ ही साथ रेट्रोग्रेड एमनीशिया इस वजह से भी हो सकता है कि अगर कोई शॉक ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है, ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है इसमें शॉक्स दी जाती हैं ब्रेन को, ठीक है, तो उसके ज़रिए भी ये रेट्रोग्रेड एमनीशिया हो सकता है। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, अक्सर इस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उनके ब्रेन में से कुछ इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है जिसकी वजह से वो कुछ वक्त के लिए कॉन्शियसनेस से हट जाते हैं, मतलब वो होशो हवास में नहीं रहते और वो मतलब वो उनके लिए उस स्ट्रेस उस डिप्रेशन से निकलना आसान हो जाता है। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया इन लोगों को भी हो जाता है। दीज पेशेंट्स टिपिकली सफ़र फ्रॉम रेट्रोग्रेड एमनीशिया अपॉन अवेकनिंग। तो वो कह रहे हैं कि ये पेशेंट्स जब ये इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसके बाद जब वो उठ जाते हैं कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो फिर भी उनको कुछ ना कुछ इस तरह से रेट्रोग्रेड एमनीशिया का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको कुछ चीज़ें इस ट्रॉमा से पहले की, इस शॉक से पहले की चीज़ें उनको कुछ ना कुछ भूल चुकी होती हैं। इस जनरली ये टेम्पोरेरी, वो कह रहे हैं कि कुछ टेम्पोरेरी के लिए होता है, मतलब कुछ ज़्यादा अरसे के लिए नहीं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता उनको वो चीज़ें याद आना लग जाती हैं अगर ये शॉक के थ्रू हुआ है तो। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस ऑफ रेट्रोग्रेड एमनीशिया, यहाँ पर उन्होंने केस दिया है एचएम का। ठीक है, इनका क्या हुआ कि हिप्पोकैम्पस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हिम, इनके हिप्पोकैम्पस के में कुछ इशू आ गया था, रिमूवल ऑफ हिप्पोकैम्पस, इनके हिप्पोकैम्पस को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से इनको जो है वो न्यू मेमोरीज ये नहीं बना पा रहे थे, लॉन्ग टर्म मेमोरीज नहीं बन पा रही थी क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस का बहुत ज़्यादा मेन रोल है। ठीक है, कंडीशन कॉल्ड एंटीरोग्रेड एमनीशिया। ठीक है, फॉर्म न्यू मेमोरीज, ये नई मेमोरीज नहीं बना पा रही थी। ठीक है, हिप्पोकैम्पस के रिमूव होने से इनकी न्यू मेमोरीज नहीं बन पा रही थी, तो इस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, एंटीरोग्रेड एमनीशिया कहते हैं। तो ये था ना रेट्रोग्रेड एमनीशिया कि आपको पास्ट मेमोरीज भूल गई, मतलब उस ट्रॉमा से पहले की मेमोरीज। लेकिन जो एंटीरोग्रेड एमनीशिया होता है उसमें रिवर्स हो जाता है, उसमें आपको न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं याद रह रही होती, ट्रॉमा के बाद की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सफर फ्रॉम रेट्रोग्रेड एमनीशिया, एचएम्स रेट्रोग्रेड एमनीशिया एक्सटेंडेड बैक फॉर अबाउट 10 to 12 ईयर। जो एचएम को रेट्रोग्रेड जो एमनीशिया हुआ था ना, तो मतलब जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन उसको भूल रही थी, वो उस इंसिडेंट, उस ऑपरेशन जो हिप्पोकैम्पस को रिमूव करने वाला ऑपरेशन था उससे पिछले 10-15 साल वाली इन्फॉर्मेशन उसको भूल गई, लेकिन उससे पहले की उसको इन्फॉर्मेशन याद थी। ठीक है, मतलब पिछले 10-15 साल की बातें भूल गई लेकिन उससे पहले 10-15 साल के जो पहले के इंसिडेंट थे वो याद थे। ठीक है, ऑल्दो ही कुड नॉट रिमेंबर वट हैड हैपेंड इन द डिकेड बिफोर हिज ऑपरेशन, मतलब ये जो 10-15 साल का इवेंट था ये नहीं इसको याद था, लेकिन इससे पिछले वाला जो पीरियड था, जो चाइल्डहुड वाली बातें थी वो उसको याद थी, और लेकिन उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं थी जितने एक नॉर्मल इंसान को होती हैं। तो यहाँ पर इसको क्या है, एजेंट्स रेट्रोग्रेड एमनीशिया इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेडेड एमनीशिया। तो ये ग्रेडेड एमनीशिया क्या है, एमनीशिया amnesia is most rare for events that occurred just prior to the injury and become less rare for earlier more remote events। वो कह रहे हैं कि amnesia जो है, graded amnesia का क्या मतलब है कि आपको चीज़ें भूल गई हैं, आपका amnesia स्वेयर है उन इवेंट्स के लिए जो बिल्कुल इंजरी के साथ साथ हुए हैं। ठीक है, इंजरी से करीब करीब वाले जो इवेंट्स हैं वो भूल गए हैं, लेकिन उससे पीछे वाले जो ज़्यादा पास्ट हैं, मोर रिमोट ज़्यादा पास्ट इवेंट्स हैं वो याद है। अब जिस तरह एचएम को इंजरी के साथ, मतलब ये जो ऑपरेशन हुआ, जो इवेंट हुआ, इसके साथ 10-15 साल जो थे वो उसको भूल गए क्योंकि ये साथ साथ जुड़े हुए थे इसके इंजरी के साथ। ठीक है, जस्ट प्रियर मतलब जस्ट बिफोर ऑफ इट थे, लेकिन जो इससे ज़्यादा पिछले वाले थे, जो उसकी बचपन की यादें थी, वो सारी उसको याद रही। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेडेड एमनीशिया के इंजरी के जस्ट प्रियर वाली जो चीज़ें हैं वो भूल जाती हैं लेकिन उससे पहले वाली याद रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें तो ये इंजरी हुई,
ठीक है। तो इंजरी में, रेट्रोग्रेड एमनीशिया में क्या हुआ कि इंजरी के जो पास्ट वाली चीज़ें थी वो भूल गई, ठीक है, इंजरी से पहले वाली चीज़ें भूल गई। लेकिन एंटीरोग्रेड एमनीशिया में क्या होगा कि इंजरी के बाद वाला जो फ्यूचर इंजरी, आफ्टर द इंजरी, ठीक है, फ्यूचर जो अब हो रहा है, इंजरी के बाद जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं याद रह रही, लेकिन जो पहले हुई थी चीज़ें वो याद थी, ठीक है। लेकिन जो रेट्रोग्रेड एमनीशिया था उसमें इंजरी से फ़ौरन पहले की जो चीज़ें हुई थी वो नहीं याद रही। और ग्रेडेड एमनीशिया में क्या होगा कि जो इंजरी के पास पास वाला डाटा था सिर्फ वो भूल गया, उससे पीछे वाली बातें याद रहीं। ठीक हो गया। ये हो गए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एमनीशिया। शो दैट मेमोरी फॉर रिसेंट इवेंट्स इज मोर फ्रेजाइल। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो रिसेंट इवेंट्स की मेमोरी होती है वो ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, टेम्परेरी होती है, और रिमोट इवेंट्स की मेमोरी थोड़ी पक्की होती है। प्रोसेस मस्ट अकर बिफोर मेमोरीज बिकम रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रप्टिव। तो कह रहे हैं इसका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोसेस भी होता है जिसके ज़रिए मेमोरीज जो है वो पक्की हो जाती हैं कि उनको फिर डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि ये जो फिर पास्ट इवेंट्स वाली मेमोरीज होंगी, एक्स्ट्रा पास्ट वाली, कि थोड़े से कोई एमनीशिया से वो नहीं उनको फ़र्क पड़ा, लेकिन ये जो रिसेंट वाली थी वो चली गई। तो इसका मतलब है कि ये पास्ट वाली जो है इनको कोई और भी करेक्टरिस्टिक थी जो जिन्होंने इनको सेव रखा। तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक है, वो उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन क्या होती है? फॉर्मिंग मेमोरीज इन द ब्रेन, द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होती है, उसमें साइनेप्टिक कंसोलिडेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कंसोलिडेशन क्या होती है। अब हमने इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर न्यू मेमोरीज फ्रॉम अ फ्रेजाइल स्टेट इन विच दे कैन बी डिस्ट्रक्टेड टू अ मोर परमानेंट स्टेज। कि आप अपनी जो न्यू मेमोरीज हैं जो अभी फ्रेजाइल स्टेट में है, ठीक है, जहाँ से वो टेम्परेरी स्टेट में है कि वहाँ से वो आराम से निकल सकती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, उनको आप ट्रांसफ़र करते हैं परमानेंट स्टेट में जहाँ से वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। ठीक होगा। इसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन, कि आप अपनी न्यू मेमोरीज को फ्रेजाइल स्टेट में से परमानेंट स्टेट में भेज रहे होते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन इन द नर्वस सिस्टम, इसमें आपके नर्वस सिस्टम में भी रीऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, ठीक है, वो 2 लेवल पे हो रही होती है। साइनेप्टिक कंसोलिडेशन हो रही होती है, साइनेप्सिस पर, मतलब आपके साइनेप्स जो है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। साइनेप्टिक कंसोलिडेशन जो साइनेप्स पे हो रही होती है, इसको ये रैपिडली हो रही होती है, ठीक है, और मिनट्स के लिए हो रही होती है, मतलब कुछ मिनट्स तक ये रहती है, ये रैपिडली हो रही होती है, तेज़ी से हो रही होती है, कुछ मिनट्स के लिए रहती है। और लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे होते हैं साइनेप्टिक, ये हो गए साइनेप्स पे जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे होते हैं, सॉरी हाँ, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं ये हमारे पास साइनेप्टिक कंसोलिडेशन है। दूसरी टाइप जो हमारे पास कंसोलिडेशन की होती है वो होती है सिस्टम कंसोलिडेशन। ठीक है, एक साइनेप्टिक कंसोलिडेशन है और दूसरी सिस्टम कंसोलिडेशन है। सिस्टम कंसोलिडेशन में क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सर्किट्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, आपके ब्रेन की सर्किट्स में चेंजेस आ रहे होते हैं। इसमें सिर्फ साइनेप्स में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपके ब्रेन जो सिस्टम है, आपका ब्रेन आपका सिस्टम है ना, तो सिस्टम कंसोलिडेशन से मतलब कि आपके ब्रेन के जो सर्किट्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं और वो ग्रेजुअली हो रहे हैं। ये रैपिडली हो रहा है और ये ग्रेजुअली हो रहा है, क्योंकि ये तेज़ी से हो रहा है तो इसलिए ख़त्म भी जल्दी से हो रहा है, बस मिनट्स के लिए हो रहा है। लेकिन ये सिस्टम कंसोलिडेशन जो है ये क्योंकि स्लो हो रहा होता है, फिर इसकी जो है वो ये काफ़ी अरसे तक ये चेंजेस रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, लास्टिंग वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स तक ये चेंजेस रहते हैं। कंसोलिडेशन फिर ये चेंजेस जो हैं ये क्या करते हैं, ये जो साइनेप्स पे या सिस्टम पे चेंजेस आ रहे हैं हमारी फ्रेजाइल मेमोरी को, जो अभी, अच्छा ये वही वाली स्लाइड दोबारा आ गई है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कंसोलिडेशन। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कंसोलिडेशन क्या है? Early research on consolidation, which focus on synaptic consolidation, discovered molecular processes involved in synthesizing the proteins that result in structural changes at the synapse. तो कह रहे हैं कि जो पहले रिसर्चेज हुई थी कंसोलिडेशन पे, वो साइनेप्टिक कंसोलिडेशन पे जिन्होंने फोकस किया था, वो ये कह रही थी कि कुछ मोलिकुलर प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं, जब प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं, जब भी कोई साइनेप्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए होते हैं। हमने बात की थी कि साइनेप्स में क्या हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जहाँ पर प्रोटीन्स बन रही होती हैं जो स्ट्रक्चरल चेंजेस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो अर्ली रिसर्च यही कह रही है, साइनेप्टिक कंसोलिडेशन पे काम कर रही थी। तो मोस्ट रिसेंट रिसर्च जो है उसका ज़्यादा फोकस जो है वो सिस्टम कंसोलिडेशन पे, ठीक है। पहले साइनेप्टिक कंसोलिडेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन अब सिस्टम कंसोलिडेशन पे, जिसका मतलब है कि आपके ब्रेन के सर्किट्स में ग्रेजुअल जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है। रोल ऑफ डिफरेंट ब्रेन एरियाज, अब इसके थ्रू उन्होंने ब्रेन एरियाज को देखा कि वो कंसोलिडेशन में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। जो एचएम का केस था, जिनकी अब न्यू मेमोरीज बननी बंद हो गई थी क्योंकि उनका हिप्पोकैम्पस जो है वो रिमूव हो चुका था, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि हिप्पोकैम्पस की क्या इन्वॉल्वमेंट है कंसोलिडेशन में। तो इसका मेन फोकस जो है इस मॉडल का हिप्पोकैम्पस की इन्वॉल्वमेंट पे है।
कि हिप्पोकैम्पस जो है वो किस हद तक इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन में। ग्रेडेड प्रॉपर्टी ऑफ रेट्रोग्रेड अमनीशिया इन विच अमनीशिया इज वर्स फॉर मेमोरीज फॉर्म जस्ट बिफोर द ब्रेन इंजरी। वो कह रहे हैं कि रेट्रोग्रेड अमनीशिया की जो है वो एक ये भी प्रॉपर्टी है कि वो अमनीशिया जो है वो वाली मेमोरीज जो है वो ज़्यादा वो होती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, मतलब उन मेमोरीज़ के लिए ज़्यादा एमनीशिया स्वेयर होता है जो बिल्कुल उसके साथ साथ हुई होती हैं। अभी हमने बात की थी ग्रेडेड एमनीशिया की, ठीक है, वो रेट्रोग्रेड एमनीशिया में ही आता है। तो वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा रिसेंट इवेंट्स वाले होते हैं मेमोरीज़ वो ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं, जो ब्रेन इंजरी के बिल्कुल साथ वाले इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इससे जो है उन्होंने प्रपोज किया स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कंसोलिडेशन। तो स्टैंडर्ड मॉडल ये कहता है कि मेमोरी रिट्रीवल डिपेंड करता है हिप्पोकैम्पस पे कंसोलिडेशन के दौरान, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा अगर कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद रिट्रीवल के लिए हमें हिप्पोकैम्पस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात वो ये कर रहे हैं कि हिप्पोकैम्पस हमें चाहिए होता है रिट्रीवल के लिए, लेकिन कंसोलिडेशन के वक्त जब चेंजेस हो रहे होते हैं ब्रेन में उस वक्त हिप्पोकैम्पस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। लेकिन एक दफ़ा जब चेंजेस हो गए ब्रेन के सर्किट्स में उसके बाद हमें रिट्रीवल के लिए हिप्पोकैम्पस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब जिस तरह ये वाले जो लोग हैं इनका हिप्पोकैम्पस रिमूव हो चुका है लेकिन फिर भी इनको पुरानी बातें याद है, ठीक है। क्यों याद है? क्योंकि जब वो पुरानी बातें हुई थी तब तो हिप्पोकैम्पस था ना, ठीक है, तो उस वक्त की कंसोलिडेशन में हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व था, तो इसलिए वो चीज़ें अभी भी रिट्रीव हो सकती हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें न्यू हो रही हैं उनमें हिप्पोकैम्पस नहीं है, हिप्पोकैम्पस रिमूव हो चुका है, तो इसलिए अब वो उनको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्वमेंट तब चाहिए होती है जब कंसोलिडेशन हो रही होती है, लेकिन बाद में उसको रिट्रीव करने के लिए हमें हिप्पोकैम्पस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कंसोलिडेशन में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इनकमिंग इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट्स अ नंबर ऑफ एरियाज इन द कॉर्टेक्स। इन्होंने कहा कि जब भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो कॉर्टेक्स में बहुत सारे एरियाज एक्टिवेट हो रहे होते हैं। एक्टिवेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कॉर्टेक्स बिकॉज मेमोरीज टिपिकली इन्वॉल्व मेनी सेंसरी एंड कॉग्निटिव एरियाज। तो इसलिए एक्टिवेशन हो रही होती है कॉर्टेक्स में क्योंकि मेमोरी में बहुत सारे सेंसरी और कॉग्निटिव एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह के मेमोरी लास्ट जो हमारी न्यू ईयर वाली रात थी उसकी जो मेमोरीज हैं, ठीक है, उसमें साइट्स भी हैं, साउंड्स भी हैं, स्मेल्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, थॉट्स भी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हर चीज़ की मेमोरी है। तो दिस एक्सपीरियंस रिजल्ट्स इन एक्टिविटी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मैनी कॉर्टिकल एरियाज। अब ये जो रिजल्ट एक्सपीरियंस था इसमें बहुत सारे कॉर्टिकल एरियाज में एक्टिविटी हुई है ना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ साइट से रिलेटेड थी, कुछ साउंड से, कुछ स्मेल से, कुछ इमोशन से। तो कॉर्टेक्स यहाँ पर उसके बहुत सारे एरियाज एक्टिवेट हुए। तो कॉर्टेक्स ने क्या किया, हिप्पोकैम्पस के साथ कम्युनिकेट किया, ठीक है, और उसके थ्रू वो उसने कनेक्शन बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें हिप्पोकैम्पस और कॉर्टिकल एरियाज ने आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाए, ठीक है, कनेक्ट हुए, और उसके बाद क्या हुआ, हिप्पोकैम्पस कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज नॉट येट कनेक्टेड। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो कॉर्टिकल एरियाज हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं है, इनका आपस में फ़िलहाल कोई कनेक्शन नहीं है। हिप्पोकैम्पस ने इसके साथ कनेक्शन बनाया, उसके बाद इसने इस कनेक्शन के थ्रू इनके एरियाज़ को, कॉर्टिकल के एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया। इस कनेक्शन के थ्रू ये आपस में कनेक्ट होने लग गए, ठीक है। उसके बाद हिप्पोकैम्पस अपना कनेक्शन ख़त्म कर देगा और ये सारे कॉर्टिकल एरियाज़ बस एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह जाएंगे, ठीक है। The major mechanism of consolidation is reactivation, a process during which the hippocampus replaces the neural activity associated with the memory। वो कह रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक मेजर मैकेनिज्म रीएक्टिवेशन भी है, जिसका क्या मतलब है कि आपका जो हिप्पोकैम्पस है वो आपकी न्यूरल एक्टिविटी जो मेमोरी में हो रही होती है वहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। रीएक्टिवेशन के दौरान क्या हो रहा होता है, एक्टिविटी इन द नेटवर्क कनेक्टिंग द हिप्पोकैम्पस एंड द कॉर्टेक्स। ये हमारे पास रीएक्टिवेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या हो रहा होता है, एक नेटवर्क बन रहा होता है जो हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास यहाँ पर हो रहा है कि आपका हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स जो एरियाज हैं ये आपस में एक कनेक्शन बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कॉर्टिकल एरियाज, और एंड में फिर क्या होता है कि कॉर्टिकल एरियाज के आपस में ही कनेक्शन बन गए। इसको ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, रीएक्टिवेशन का प्रोसेस है। ड्यूरिंग स्लीप, ये स्लीप के दौरान भी हो रहा होता है, ये पीरियड्स ऑफ रिलैक्स्ड वेकफुलनेस के आप जाग रहे हैं लेकिन आप रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनहांस्ड इफ पर्सन कॉन्शियसली रिहर्सेस अ मेमोरी, अगर वो बार बार एक मेमोरी को याद कर रहा है तो इससे भी वो याद, ये कनेक्शन बनते जाते हैं, ठीक है। The idea that consolidation occurs during sleep is supported by the finding that memory for learning is enhanced। मतलब इससे ये भी हमें पता चलता है कि आपने अगर कुछ लर्न किया है तो वो आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी उसके लिए कि अगर आप लर्निंग के बाद थोड़ा सा सो लेंगे तो,
Eventually the cortical connections between strong become strong enough so that the different sides of the cortex become, वो कह रहे हैं फिर ये cortical connections इतने strong हो जाते हैं कि वो cortex के आपस में ही connection इतने बढ़ गए और hippocampus की फिर कोई ज़रूरत नहीं रहती। उसने आया एक दफ़ा हेल्प किया सिर्फ cortex को आपस में connection बनाने, एक दफ़ा connection बन गए तो फिर उसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं रही। According to this model, hippocampus is strongly active when memories are first formed। वो कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि hippocampus जब memory start में बन रही होती है तब वो strongly active होता है, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है ना cortex को आपस में connection बनाने में। लेकिन एक दफ़ा जब मेमोरी बन गई फिर वो हिप्पोकैम्पस जो है वो उसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है, वो लेस एक्टिव हो जाता है। वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है लेकिन जब एक दफ़ा मेमोरीज जो है वो कंसोलिडेट हो गई, वहाँ पे चेंजेस आ गए, कॉर्टेक्स में उसके कनेक्शंस बन गए तो फिर हिप्पोकैम्पस लेस एक्टिव हो जाता है। एंड एज मेमोरीज रिकॉन्सिलेटेड अंडर अनटिल इवेंचुअली ओनली कॉर्टिकल एक्टिविटी, फिर उसके बाद हमें सिर्फ कॉर्टिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है अपनी रिमोट मेमोरीज़ के लिए, जो पास्ट मेमोरीज होती हैं फिर उनमें हमें सिर्फ कॉर्टिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, फिर हिप्पोकैम्पस की ज़रूरत नहीं होती है। पहले हिप्पोकैम्पस की ज़रूरत है मेमोरीज़ को सेव करने के लिए, कॉर्टेक्स में चेंजेस लाने के लिए, लेकिन जब एक दफ़ा चेंजेस आ गए फिर उसके बाद हमें हिप्पोकैम्पस की ज़रूरत नहीं रहती है, वो पास्ट मेमोरीज़ बन जाती हैं, वो हमें फिर रिट्रीव हो जाती हैं बिना हिप्पोकैम्पस के भी, ठीक है। मोस्ट रिसर्चर्स एक्सेप्ट दैट बोथ द हिप्पोकैम्पस एंड द कॉर्टेक्स आर इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रिट्रीवल में, सॉरी कंसोलिडेशन में। However, some disagreement regarding whether the hippocampus is important only at the beginning of the consolidation or whether the hippocampus continues to। वो कह रहे हैं फिर भी इसमें अभी बहस चल रही है कि सिर्फ वो beginning में ही consolidation की चाहिए होता है या बाद में भी चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता। Hippocampus is involved only at the beginning of the consolidation is supported by the experiments that show that recently learned memories cause activity in the medial temporal lobe। ये इस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कि हिप्पोकैम्पस सिर्फ बिगिनिंग में ही इन्वॉल्व होता है, बाद में नहीं होता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मीडियल टेम्पोरल लोब का, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, विच इंक्लूड्स द हिप्पोकैम्पस। अच्छा, मीडियल टेम्पोरल लोब में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हिप्पोकैम्पस भी होता है, सी भी कुछ होता है और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लेकिन रिमोट मेमोरीज डू नॉट एक्टिवेट। इसमें ये होता है कि जो आपकी रीसेंट मेमोरीज होती हैं, ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि जो रीसेंट मेमोरीज हैं, जो भी ताज़ी न्यू मेमोरीज हैं, उनको जब किया जा रहा है उसमें मीडियल टेम्पोरल लोब एक्टिव हो रही है, ठीक है। मीडियल टेम्पोरल लोब में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं कि जो रीसेंट जब इंफॉर्मेशन को किया जा रहा है रिट्रीव या मतलब उसको देखा जा रहा है तो अब मीडियल टेम्पोरल लोब एक्टिव हो रही है, मतलब हिप्पोकैम्पस भी एक्टिव हो रहा है। लेकिन जो रिमोट मेमोरीज हैं उनके थ्रू मीडियल टेम्पोरल लोब या हिप्पोकैम्पस ये सब एक्टिव नहीं हुए। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मीडियल ये जो हमारे पास हिप्पोकैम्पस है ये इन्वॉल्व है सिर्फ रिसेंट मेमोरीज़ के लिए, ठीक है। जो हमारी पास्ट मेमोरीज हैं, रिमोट मेमोरीज हैं, उनमें इसका रोल नहीं है। एक दफ़ा कंसोलिडेशन हो गई तो उसके बाद इसका रोल नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोस्ट ऑफ द एविडेंस दैट MTL मीडियल टेम्पोरल लोब इज नॉट एक्टिवेटेड फॉर रिमोट मेमोरीज हैज़ इन्वॉल्व सिमेंटिक मेमोरीज। इसमें सिमेंटिक मेमोरीज का भी रोल आ जाता है। एविडेंस दैट समथिंग डिफरेंट हैपन्स फॉर एपिसोडिक मेमोरीज। वो कह रहे हैं कि इन ये एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरीज में भी कोई फ़र्क आ रहा है। वो किस तरह से आ रहा है, व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू एंगेज इन मेंटल टाइम ट्रैवल सो दे बिकम अवेयर ऑफ द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। वो कह रहे हैं कि जब पार्टिसिपेंट्स को ये कहा गया कि वो मेंटल टाइम ट्रैवल करें, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरीज में हम क्या कर रहे होते हैं, मेंटल टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन सिमेंटिक मेमोरीज में हमें मेंटल टाइम ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जब पार्टिसिपेंट्स को ये कहा गया कि वो मेंटल टाइम ट्रैवल करें ताकि उन्हें डिटेल याद आए जो चीज़ें बाद पीछे हुई थी, ठीक है, देन मीडियल टेम्पोरल लोब इज एक्टिवेटेड बोथ व्हेन रिसेंट एपिसोडिक memories are retrieved and when remote episodic memories are retrieved। तो ये देखा गया कि जब ताज़ी जो रिसेंट वाली एपिसोडिक मेमोरीज थी उनको रिट्रीव किया गया और जो बहुत पुरानी एपिसोडिक मेमोरीज थी उनको रिट्रीव किया, दोनों में मीडियल टेम्पोरल लोब एक्टिव हुई, ठीक है, जिसमें हिप्पोकैम्पस भी आ जाता है। तो एपिसोडिक मेमोरीज चाहे रीसेंट है चाहे पास्ट है, उन सबको रिट्रीव करते हुए हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो रहा है। तो ये एक किस्म की यहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है इस मॉडल की कि उसने कहा था कि हिप्पोकैम्पस पास्ट के लिए एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन जो पास्ट एपिसोडिक मेमोरीज हैं उनके लिए हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो रहा है। which shows that response of the hippocampus measured with the MRI is the same as people remember recent events as they remember remote events। तो यहाँ पर अगर लोग जो है वो एपिसोडिक मेमोरी वाले इवेंट्स को रिमेंबर करें, चाहे वो रिसेंट है चाहे वो पास्ट है, तो हिप्पोकैम्पस जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। elicit recent and remote episodic memories by showing participant photographs of themselves engaging in various activities they have ranging। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पार्टिसिपेंट्स को उनकी अपनी पिक्स दिखाई गई जब वो 5 साल के थे, तो कुछ अभी वाली और कुछ पुरानी वाली, तो उन सब में उन्होंने देखा कि उनका हिप्पोकैम्पस जो है वो एक्टिवेट
हो रहा है। शोड दैट हिप्पोकैम्पस एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द रिट्रीवल ऑफ बोथ, दोनों में एक्टिवेट हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट दैट मीडियल टेम्पोरल लोब एंड एचसी एक्टिवेशन, हिप्पोकैम्पस activation when retrieval remote episodic memories support the idea that hippocampus and medial temporal lobe are important in episodic memory। कह रहे हैं कि एपिसोडिक मेमोरीज के केस में दोनों केसेस में हमें ये मीडियल टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से हमें अब यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है कि इस मॉडल को दोबारा देखें, रिवाइज करें, क्योंकि इसने कहा था कि ये हिप्पोकैम्पस पास्ट मेमोरीज के लिए नहीं एक्टिवेट होगा, लेकिन जबकि वो एपिसोडिक वाली जो पास्ट मेमोरीज हैं उनके लिए वो एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एक इसकी लिमिटेशन आ गई है, इसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन ये एविडेंस वो कह रहे हैं कि हर किसी ने ये एविडेंस नहीं दिया कि इसको मॉडल को रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि पैटर बेले को वर्कर्स ने डिस्क्राइब किया कि वो पेशेंट्स जिनकी मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज थी, ठीक है, वो फिर भी अपनी जो पास्ट एपिसोडिक मेमोरीज है उनको रिमेंबर कर पा रहे हैं। तो इससे ये शो हो रहा है कि पास्ट एपिसोडिक मेमोरीज में मीडियल टेम्पोरल लोब या फिर हिप्पोकैम्पस का रोल नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो रहा है कि स्टैंडर्ड मॉडल ठीक कह रहा है। व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्टिंग टेल अस दैट मोर रिसर्च इज नीडेड टू डिटरमाइन, तो फिर इसका मतलब है कि अभी हमें और भी रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट इसको सपोर्ट करे और कोई इस मॉडल को रिजेक्ट करे, तो हमें और रिसर्च करने की जरूरत है कि हिप्पोकैम्पस किस चीज़ में इन्वॉल्व है। हाउएवर बी स्टेटेड इन दैट मेमोरीज आर नॉट एज सिंपल स्टैम्प्ड इन, दे इन्वॉल्व चेंजेस एट द सिनैप्स एंड कंसोलिडेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ द हिप्पोकैम्पस एंड द कॉर्टेक्स। लेकिन ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स दोनों में चेंजेस आ रहे हैं कंसोलिडेशन के प्रोसेस में, और ये वेकिंग स्टेट और स्लीप में भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्टिविटीज मोटर मेमोरीज इन्फ्लुएंस बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलाई दैट पीपल एक्सपीरियंस, और मेमोरी जो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही होती है कि किस किस्म की स्टिमुलाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें इमोशनल कंटेंट भी आ जाता है एक्सपीरियंसेस का, इससे भी मेमोरी इन्फ्लुएंस हो रही होती है। ठीक है जी, उन्होंने हमें बताया कि जी ये होता है हिप्पोकैम्पस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये मीडियल टेम्पोरल लोब है लेबल्ड इन ब्लू, ये सारे पार्ट्स जो ब्लू में मेंशन किए गए इन सबको हम मीडियल टेम्पोरल लोब कहते हैं, और यहाँ पर हमारा अमगडेला होता है। हिप्पोकैम्पस की यहाँ पर आप एक्टिविटी देखें तो जो रीसेंट इवेंट्स हैं, ये रीसेंट इवेंट्स को उन्होंने ट्रायंगल से शो किया और रिमोट इवेंट्स को सर्कल से और ये रेक्टेंगल से सेंटेंसेस को शो किया, तो इनकी यहाँ पर एक्टिवेशन देखी जा रही है हिप्पोकैम्पस की। तो जो रीसेंट इवेंट्स हैं उनके लिए एक्टिवेशन देखें इस तरह से आ रही है, और जो रिमोट इवेंट्स हैं थोड़े जो पास्ट में चले गए उनकी इस तरह से एक्टिविटी आ रही है, और कुछ सेंटेंसेस के लिए इस तरह से आ रही है। एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस इन रिस्पॉन्स टू द रीसेंट एपिसोडिक मेमोरीज के लिए ये एक्टिविटीज़ आई हैं। ठीक है, एंड रिमोट एपिसोडिक मेमोरीज एंड फिलिंग इन द वर्ड सेंटेंसेस, द की रिजल्ट हियर इज दैट हिप्पोकैम्पस इज एक्टिवेटेड बहुत रिसेंट। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि रीसेंट और रिमोट आप देखें सबसे ही वो एक्टिवेट हो रहा है, सेंटेंसेस में भी हो रहा है, रीसेंट और रिमोट इवेंट से भी हो रहा है। तो इससे जो है वो ये एक लिमिटेशन आ रही है हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कंसोलिडेशन की, जो कहता है कि हिप्पोकैम्पस जो है वो पास्ट इवेंट्स को रिट्रीव करने में नहीं इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मेमोरी फॉर इमोशनल स्टिमुलाई। हमने अभी लास्ट लाइन यहाँ पर पढ़ी थी कि अगर जो है वो मेमोरी की भी कुछ स्टिमुलाई की भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं कि आप जो है वो किस तरह से अच्छे से आपकी मेमोरी बनेगी, तो उसके लिए अगर उसमें इमोशंस हैं आपके कंटेंट में तो वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि आप अच्छे से उसको रिट्रीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। व्हेन यू थिंक बैक टू द मेमोरेबल इवेंट्स इन योर लाइफ यू माइट नोटिस हाईली इमोशनल इवेंट्स। जो हाईली इमोशनल इवेंट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा इमोशंस होते हैं उन इवेंट्स को हम ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है सच एज बिगिनिंग और एंडिंग रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप स्टार्ट होना ख़त्म होना, इस किस्म के इवेंट्स जो होते हैं, और भी बहुत सारे इवेंट्स वो कह रहे हैं जिस तरह के टेररिस्ट अटैक होना, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं हमारे, वो इवेंट्स जो है उनकी मेमोरी थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। दिस फीलिंग दैट इमोशनली चार्ज इवेंट्स आर ईजियर टू रिमेंबर। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो इमोशनली चार्ज इवेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिंपल जिनके साथ कोई इमोशनल हमारी बॉन्डिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, टेस्टेड पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू रिकॉल अराउजिंग वर्ड्स। उन्होंने कुछ अराउजिंग वर्ड्स उन्हें दिए जो इमोशनल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोफेनिटी, सेक्सुअलिटी, एक्सप्लिसिट वर्ड्स टाइप आ गए, और कुछ न्यूट्रल वर्ड्स है जिनमें कोई इमोशनल कॉन्टेंट नहीं होता जैसे स्ट्रीट स्टोर वगैरह वगैरह। तो जब ये प्रेजेंट किए गए और उसके बाद उन्होंने चेक की उनकी मेमोरी, तो उन्होंने पता चला कि ये जो अराउजिंग वर्ड्स थे, जो थोड़े इमोशनल वर्ड्स थे, उनकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी रही है एज़ कम्पेयर टू द न्यूट्रल वर्ड्स।
ठीक हो गया। इसने प्रूव किया कि मेमोरी जो है इमोशनल स्टिमुलाई की वो ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल स्टिमुलाई। पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी रिकॉल इमोशनल एंड न्यूट्रल पिक्चर्स 1 year आफ्टर दे आर इनिशियली प्रेजेंटेड एंड ऑब्जर्व पैटर्न मेमोरी फॉर द इमोशन। वो उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पार्टिसिपेंट्स को कुछ पिक्चर्स दिखाएं, कुछ पिक्चर्स में इमोशनल कॉन्टेंट था, ठीक है, जिसमें इमोशंस उनके अराइज हुए, और कुछ जो है न्यूट्रल पिक्चर्स थी। तो 1 साल बाद उनसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी पिक्चर्स आपने पहले देखी हुई हैं, तो जो इमोशनल वाली थी वो उनको याद रही, जो सिंपल थी वो उनको याद नहीं रही हैं। व्हेन वी लुक एट व्हाट इज हैपनिंग फिजियोलॉजिकली, वन स्ट्रक्चर स्टैंड और दैट अमगडेला। इमोशंस में हमें पता है हमारा कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है, अमगडेला। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं एक्चुअली रोल जो है वो अमगडेला का है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि जब लोग जो हैं वो उन चीज़ों को रिमेंबर कर रहे थे जो इमोशनल वर्ड्स थे, ठीक है, इमोशनल वर्ड्स को रिमेंबर करते हुए उनका अमगडेला जो है वो एक्टिविटी शो कर रहा था, ठीक है। न्यूट्रल वर्ड्स में अमगडेला एक्टिविटी शो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अमगडेला की एक्टिविटी की वजह से एक लिंक बन गया इमोशंस का और अमगडेला का। वो कह रहे हैं कि एक लिंक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर अमगडेला में डैमेज हो जाए तो फिर वो उनको नहीं याद रह सकते इमोशनल इवेंट्स भी, ठीक है। व्हेन पार्टिसिपेंट्स विदाउट ब्रेन डैमेज viewed a slide show about a boy and his mother when the boy is injured halfway through the show, these participants had enhanced memory for them। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कुछ व्यू दिखाया, ठीक है, एक स्लाइड शो, मतलब छोटी सी पिक्चर मूवी टाइप दिखाई जिसमें बॉय और मदर थे, उनकी पूरी स्टोरी थी और उसमें एक जगह पर बॉय इंजर हुआ, मतलब इमोशनल सा वो सीन था। तो पार्टिसिपेंट्स को बाद में उस स्टोरी का वो इमोशनल पार्ट ज़्यादा अच्छे से याद रह गया। लेकिन वो वाले लोग जिनका कोई ब्रेन डैमेज हुआ था, जिन ये तो वो थे जो नॉर्मल लोग थे जिनको कोई ब्रेन डैमेज नहीं हुआ था, नॉन ब्रेन डैमेज पार्टिसिपेंट्स फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, वो लोग जिनको कोई ब्रेन डैमेज हुआ था उन्होंने बाकी स्टोरी तो उनको नॉर्मल याद रही, ठीक है, लेकिन जो इमोशनल पार्ट था वो कोई इतना खास, जिस तरह इनको इमोशनल पार्ट ज़्यादा अच्छे से याद रहा ना जहाँ पर बॉय जो है वो इंजर हुआ था, लेकिन ये जिनका ब्रेन का मगडेला जो है वो डैमेज हुआ था उनको उस इमोशनल पार्ट में भी कोई खास मतलब नहीं याद रहा था, बाकी इवेंट के जैसा ही था। देयरफॉर देयर इमोशंस में ट्रिगर मैकेनिज्म्स इन द मगडेला दे हेल्प अस रिमेंबर द इवेंट। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ब्रेन जिनका नॉर्मल है तो उनके अंदर क्या हुआ है कि अमगडेला की एक्टिविटी की वजह से उनके इमोशंस एसोसिएट हुए उस इवेंट को लेकर और उसकी मेमोरी जो है वो अच्छी हो गई, और जिनका अमगडेला डैमेज था उनके इमोशंस एसोसिएट नहीं हुए उस इवेंट के साथ और उनको वो मेमोरी ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रही। दूसरा वो कह रहे हैं वो वाली जो वो इवेंट्स जिनकी जो इनके साथ हमारी कोई वो मेमोरी जिसके साथ हमारे कोई इमोशन एसोसिएट होते हैं उसमें ये भी होता है कि इमोशनल स्टिमुलाई जो है वो हमें ज़्यादा टाइम के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है हमारे माइंड में, ज़्यादा अच्छे से स्टोर होती जाती है, लेकिन न्यूट्रल जो है वो टाइम के साथ साथ निकल जाती है। तो इमोशनल वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ग्रेटर होती जाती है टाइम के साथ। देयरफॉर बीइंग सजेस्टेड दैट इमोशंस में इनहांस द प्रोसेस ऑफ, इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन जो चेंजेस आ रहे थे वहाँ पर सिस्टम में या साइनाप्स में वो बढ़ जाते हैं, इमोशंस की वजह से बढ़ते रहते हैं। वी विल नो मोर टू से जैसे लुक हाउ पीपल रिमेंबर स्पेसिफिक इमोशनल अटैक्स, इसीलिए उनको जो है वो भी 9/11 इतने पुराने जो टेररिस्ट अटैक हैं वो भी उनको इतने टाइम बाद भी याद आते हैं क्योंकि उसके साथ उनके इमोशंस अटैच हो जाते हैं। तो इमोशनल इवेंट्स के वो देखें इतने अच्छे से उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनल वर्ड्स जो हैं वो इतने रिकॉल हो गए, इतने परसेंट, तकरीबन 55%, जो न्यूट्रल से वो मुश्किल से 25% याद हैं, ठीक है। और जो पिक्चर्स वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें जो इमोशनल वाली पिक्चर्स थी वो तकरीबन 18% उनको याद रही, लेकिन जो न्यूट्रल थी वो 8% याद रही। हाउ डू वी रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, हम इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव किस तरह से करते हैं, उसको जब हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको निकालेंगे कैसे, जब हमें एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम याद करना है कि हमने कल क्या पढ़ा था वो सारा हम उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। उसमें हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं रिट्रीवल क्यूज़, ठीक है। क्यूड रिकॉल मेथड हमारे पास आता है क्यूड रिकॉल का, हम इसको देखेंगे। इमोशनल स्पेसिफिसिटी आ जाती है हमारे पास, इन चीज़ों को हम देखेंगे। स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग आ जाती है। सो लेट स्टार्ट। हाउ डू वी रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, हम किस तरह से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे होते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से। और एम्फोसिस सो फार हाउ इन्फॉर्मेशन गेट, हमें अभी तक ये देख रहे थे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन गई कैसे, अब हम ये देखेंगे कि अब हमें जब वो चाहिए तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एलैबोरेटिव इनकोडिंग, कि आप उसको अच्छे से इनकोड करें, हमने ये देखा, कनेक्शन बनाए हमने, ये सारा अभी तक हमने जो देखा। अब हम देखेंगे कि उसको रिट्रीव किस तरह से करना है। प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर फेलियर्स आर मेमोरी फेलियर्स ऑफ रिट्रीवल। कहने के रिट्रीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छे से, आपकी मेमोरी बनी ही नहीं है। रिट्रीवल फेलियर्स अगर व्हेन इन्फॉर्मेशन इज इन देयर बट वी कांट गेट आउट। रिट्रीवल फेलियर इस तरह भी हो रहे होते हैं कि इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन हमें याद नहीं आ रही होती, अक्सर हमें लग रहा होता है ना कि मतलब हाँ याद है पर वो जहन में नाम नहीं आ रहा होता बंदे का। तो इस तरह से ये हमारे पास रिट्रीवल फेलियर्स हो रहे होते हैं। यू हैव स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम्पल डॉट कम अप द आंसर, वो कह रहे हैं कि आपने जैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हो एग्जाम के लिए फिर भी आपको आंसर वहाँ पर याद ना आ रहा हो, तो इसका मतलब है रिट्रीवल फेलियर हो रहा है।
आप पर्सन का जो है वो नाम नहीं याद कर पा रहे, ठीक है, तो वही हमारे पास एक रिट्रीवल फेलियर है। इन बोथ ऑफ दीज एग्जांपल्स इन्फॉर्मेशन यू नीडेड यू हैव इनकोडेड बट यू कांट रिट्रीव इट, मतलब आपने इन्फॉर्मेशन को इनकोड किया था, ठीक है, लेकिन वो जब टाइम ऑफ द नीड है वो तब रिट्रीव नहीं हो पा रही है। तो इसमें हमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ रिट्रीवल क्यूज़। रिसर्च एंड रिट्रीवल हैज फोकस्ड ऑन वेज टू गेट द इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ द स्टोरेज एंड इनटू कॉन्शियसनेस। हमने देखा है कि वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इन्फॉर्मेशन को अपने स्टोरेज से निकाल के कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं, उसको अपने होश हवास में ला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट तरीका है रिट्रीवल क्यूज़, ठीक है। और रिट्रीवल क्यूज़ क्या होते हैं, डिफाइन दैम। क्यूज़, रिट्रीवल क्यूज़ क्या है, क्यूज़ दैट हेल्प अस रिमेंबर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। वो क्यूज़ जो हमें हेल्प करेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन जो हमारी मेमोरी में स्टोर है उसको याद कर सकें। दीज क्यूज़ मोर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन कम फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डिफरेंट सोर्सेज हम इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। जैसे कि आई वॉज प्रिपेयरिंग टू लीव अ होम टू, जैसे अब मैं जा रहा था, मैंने घर से निकलना था, ठीक है, सपोज यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपने घर से निकलना हो, ठीक है, और आपको पता हो कि आपने जो है वो टू क्लास इलस्ट्रेट हाउ लोकेशन कैन सर्व एज अ रिट्रीवल क्यू। वो कह रहे हैं कि आपने घर से निकलना है, ठीक है, किसके लिए, आपने क्लास के लिए निकलना है। अब आपके लिए ये जो लोकेशन है होम की, क्लास की, ये किस तरह से रिट्रीवल क्यू के तौर पे काम करेगी। जब आप अपने, वो कह रहे हैं कि अपने होम में जो आप ऑफिस है वहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने वहाँ से डीवीडी उठानी है, ठीक है, आपने अपनी साइकोलॉजी क्लास वाली डीवीडी है जो आपने अपने बच्चों को दिखानी है, स्टूडेंट्स को, आपको याद है कि आपने वो डीवीडी स्कूल लेकर जानी है। लेकिन जब आप घर से निकले तो आपको ये फीलिंग आने लगी कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है, डीवीडी नहीं उठाई थी, लेकिन ये नहीं याद आ रहा है कि डीवीडी नहीं उठाई, बस ये याद आ रहा है कि कुछ भूल गया हूँ, कुछ भूल गया हूँ, ठीक है, रिट्रीव नहीं कर पा रहे कि क्या भूल गया। तो उसके लिए फिर क्या है कि वो वापस अपने ऑफिस में गए, थोड़ी देर वहाँ रुके, इर्द गिर्द चीज़ों को देखा तो उन्हें याद आ गया कि हाँ मैंने यहाँ से डीवीडी उठानी थी। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन थी कि उन्होंने वहाँ ऑफिस में खड़े होकर सोचा था ना कि मैंने डीवीडी लेकर जानी है, तो जब वापस ऑफिस में जाकर खड़े होंगे तो उनको याद आ जाएगा कि मैंने डीवीडी लेकर जानी है। तो वहाँ पर जो लोकेशन है वो रिट्रीवल क्यूब के तौर पर काम की, जहाँ पे ओरिजिनल थॉट आए वहीं पे उन्होंने दोबारा जाकर सोचा तो उनको वो याद आ जाएगा। ठीक हो गया कि उन्होंने क्या लेके जाना था क्लास में। तो कह रहे हैं इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए आप रिट्रीवल क्यूज बना सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर साउंड कैन ब्रिंग बैक मेमोरीज फॉर इवेंट्स यू माइट नॉट हैव थॉट अबाउट फॉर ईयर्स। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह भी हो सकता है कि बहुत कोई पुरानी मेमोरी हो, आपको वैसे याद ना हो, लेकिन एक सॉन्ग जो है उसके ज़रिए आपको वो मेमोरी याद आने लग जाए। हो सकता है कई साल पहले आपने वो गाना सुना हो कहीं जगह पे बैठ के, तो फिर आप दोबारा वो गाना सुनेंगे, आपको वो सारी जगह याद आ जाएगी। तो वो सॉन्ग जो है वो क्यू के तौर पर काम करेगा। इसी तरह स्मेल जो है वो, किसी की स्मेल जो है वो आप कोई नई स्मेल आप देखेंगे, कोई स्मेल जो आपने पहले भी कहीं सूंघी होगी, तो फिर उसके बाद आप अरसे बाद उसको जब स्मेल करेंगे तो आपको वो सारी यादें आ जाएंगी। इसी तरह वो कह रहे हैं कि रिट्रीवल क्यूज़ जो है इसको उन्होंने जो है इस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसका उन्होंने लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया। वो कौन सी टेक्निक थी, क्यूड रिकॉल, मेथड क्यूड रिकॉल। अब मेथड क्यूड रिकॉल क्या है कि हमारे पास वो कह रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ रिकॉल प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें फ्री रिकॉल होता है और एक और रिकॉल होता है, ठीक है। फ्री रिकॉल में पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है सिंपली कि आपने क्या करना है, रिकॉल करने के, अभी उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उनको रिकॉल करें, ठीक है। अभी आपको कुछ वर्ड्स बताए, अब आप इन वर्ड्स को हमें बताएं जो हमने आपको भी बताए थे, जो आपने भी याद किए थे, ठीक है। लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रेजेंटेड बाय द एक्सपेरिमेंट। दूसरा हमारे पास होता है क्यूड रिकॉल, ये होता है फ्री रिकॉल, ठीक है, बस बता दिए और फिर उसके बाद पूछने लगे। लेकिन जो हमारे पास क्यूड रिकॉल होता है उसमें बताने के साथ साथ हिंट भी देंगे, ठीक है। जब उसको रिमाइंड करवाना है, याद करवाना है, पूछने हैं क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ साथ में हिंट दिया जाएगा। द पार्टिसिपेंट इज प्रेजेंटेड विद द क्यूज टू एड इन रिकॉल टू प्रीवियसली एक्सपीरियंस स्टिमुली। उनकी हेल्प करने के लिए ये क्यूज है वो कहने, कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है। जैसे कि एंडल टेल्विंग एंड जीना पर्लस्टोन ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेंट्स को कुछ वर्ड्स दिए कि उनको याद करें, ठीक है। फिर वो वर्ड्स हैं वो कुछ कैटेगरीज से बिलोंग कर रहे थे, जिस तरह के कुछ वर्ड्स बर्ड से रिलेटेड थे, जैसे कि पिजन, स्पैरो। कैटेगरीज उनको नहीं बताई गई, ठीक है, जस्ट उनको वर्ड्स बताए गए, सिर्फ उनको बताया गया बर्ड में पिजन, स्पैरो, ठीक है, चेयर, ड्रेसर, इंजीनियर, लॉयर। उनको ये नहीं कहा गया कि ये बर्ड्स हैं, ये प्रोफेशंस हैं, ये फर्नीचर है, जस्ट उनको वर्ड्स बता दिए गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेमोरी टेस्ट लिया। तो पार्टिसिपेंट्स इन द फ्री ग्रुप रिकॉल वर आस्क्ड टू राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल। तो फ्री ग्रुप रिकॉल वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहा गया कि अभी आपने जो सारे वर्ड पढ़े हैं इनको आपने राइट डाउन कर देना है एज इट इज़, जो आपके माइंड में आ रहे हैं। लेकिन जो क्यूड रिकॉल वाले थे उन्हें कुछ कैटेगरीज दी गई, उनको कहा कि जो वर्ड्स आपने अभी सुने थे उनमें से जो बर्ड्स आपको लगता है कि बर्ड्स थे वो लिखें, फर्नीचर थे कुछ वो लिखें, प्रोफेशंस थे कुछ वो लिखें। इनको क्यू दे दिया गया, हिंट दे दिया गया, ठीक है। साथ में उनको जस्ट कहा कि आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि जिनको कोई क्यू दिया गया था
उन्होंने ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर लिया। ठीक है, ये प्री ग्रुप रिकॉल वाले जो वर्ड थे, इनका जब मेमोरी टेस्ट हुआ तो इन्होंने 40% वो वर्ड्स को याद कर पाए, लेकिन जो रिकॉल ग्रुप वाले थे उन्होंने ज़्यादा वर्ड 75% वाले वर्ड्स को रिकॉल कर लिया। ठीक है, जिनको कोई कैटेगरीज उन्होंने एज अ हिंट दे दी गई थी। ठीक हो गया, दे हैव अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं हम। ये हमने अभी देख लिया कि ये देख लें कि ये ज़्यादा अच्छे से याद कर पाए, इनके 40 है और इनको 75 है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स वर टोल्ड टू राइट डाउन थ्री वर्ड्स दैट associated to the each noun, फॉर एग्जाम्पल 3 वर्ड्स फॉर बनाना माइट बी येलो बंचेस एंड एडिबल। अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रेजेंटेड हिज पार्टिसिपेंट्स विद अ लिस्ट ऑफ 600 नाउन्स। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को 600 नाउन्स दिए। ठीक है, जिसमें जैसे कि बनाना, फ्रीडम, ट्री, इस किस्म के उन्होंने 600 नाउन्स उनको पार्टिसिपेंट्स को दिए और उनको कहा कि इनको आपने लर्न करना है। तो उन्होंने साथ में कहा कि पार्टिसिपेंट्स को ये कहा गया कि आपने राइट डाउन 3 वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद ईच नाउन, कि हर नाउन को याद करते हुए आपने 3 वर्ड्स लिखने हैं जो उस नाउन के साथ एसोसिएट करें। जैसे कि बनाना को याद करते हुए पार्टिसिपेंट्स ने खुद से लिखा कि ये येलो कलर का होता है, इसकी बंचेस होती हैं, ये खाने के काबिल होता है, एडिबल होता है। ये उन्होंने साथ में 3 नाउन्स और जनरेट किए, हर पार्टिसिपेंट ने 3 वर्ड्स और जनरेट किए हर नाउन के लिए। व्हेन द पार्टिसिपेंट्स टुक अ सरप्राइज मेमोरी टेस्ट, फिर उनसे सरप्राइज मेमोरी टेस्ट लिया गया कुछ टाइम बाद, तो उन्होंने सिर्फ वो वर्ड्स दिए ये जो हर बंदे ने खुद जनरेट किए थे, येलो, बंचेस, एडिबल, बनाना के लिए, तो ये सिर्फ 3 वर्ड्स दे दिए गए और कहा कि आपने ओरिजिनल वर्ड बताना है। तो पार्टिसिपेंट्स ने वो 90% तकरीबन उन 600 वर्ड्स में से 90% को वो याद कर पाए। ठीक है, मतलब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उन्होंने आराम से बता दिया कि ये बनाना है। लेकिन ये उनके लिए हुआ जिन्होंने वो खुद बनाए थे। ठीक है, ये किस तरह से हुआ, मंटेला एंड अनदर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट, अब उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे लिए जिन्होंने ऐसे क्यूज़ खुद नहीं बनाए थे। अब ये क्यू के तौर पे काम किया ना, ये करेक्टरिस्टिक्स येलो, बना, बंचेस, एडिबल, ये बनाने के लिए क्यू के तौर पे काम किए। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे जिन्होंने खुद नहीं थे बनाए इस तरह कोई क्यूज़ खुद से। ठीक है, तो उनको उन्होंने यहाँ पर है हम। ठीक है, उन्होंने वो क्यूज़ खुद नहीं बनाए थे, तो वो क्यूज़ उनको दिए गए क्यूज़, लेकिन वो किसी और ने बनाए थे। इन्होंने नाउन देखे थे, ओरिजिनल नाउन इन्होंने भी याद किए थे, लेकिन इन्होंने क्यूज़ नहीं बनाए थे। तो जब टेस्ट हुआ तो इनको सिर्फ क्यूज़ दिए गए और वो क्यूज़ किसी और बच्चे ने बनाए हुए थे। ठीक है, किसी और बच्चे ने लिखा हुआ था एडिबल है, बंचेस है, येलो कलर है। ठीक है, और इनको कहा गया कि आप बताएं किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो ये 55% याद कर पाए उनको। ठीक है, लेकिन कुछ अब ऐसे इन्होंने ओरिजिनल वर्ड्स देखे हुए थे, बनाना, ट्री वगैरह ये सब पहले देखे हुए थे, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ओरिजिनल नाउन्स भी नहीं देखे हुए थे और उनको वो वाले क्यू दिए गए जो उन्होंने खुद भी नहीं बनाए हुए थे, किसी और ने क्यू बनाए थे और उन्होंने ओरिजिनल नाउन बनाना वगैरह नहीं देखे हुए थे, ये सिर्फ 17% उसको रिमेंबर कर पाए। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट रिट्रीवल क्यूज प्रोवाइड एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि रिट्रीवल क्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो पहले वाले पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए रिट्रीवल क्यू का काम किया उन्होंने। ठीक है, बाकी वालों के लिए वो क्वेश्चनिंग ही था टोटल का, मतलब इस चीज़ को देखकर आपने वो क्वेश्चन टाइप पे बन गया, लेकिन जो पहले वाले थे उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन को क्यू के तौर पे काम किया, क्योंकि उन्होंने एक तो वो खुद बनाई हुई थी। ठीक है, रिट्रीवल क्यूज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब वो इंसान ने खुद बनाया हो। ठीक है, जिसको आपने टेस्ट करना है उसी ने खुद अगर वो बनाए हो तो उसके लिए ज़्यादा अच्छे से हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी इन विच आल्सो एबल टू रिमेंबर ऑलमोस्ट 2400 डायरी एंट्रीज। वो कह रहे हैं उन्होंने एक पर्सन को देखा कि उसने अपनी डायरी में जो 2400 उसने चीज़ें लिखी हुई थी वो भी उसको याद थी, पिछले 5 सालों में वो लिखता रहा था, जो वो सारी चीज़ें वो रिमेंबर कर सका रिट्रीवल की उसके थ्रू, क्योंकि वो उसने सारी खुद बनाई हुई थी। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि अगर आप खुद से चीज़ें जनरेट करें तो वो कितने अच्छे से रिट्रीव हो पाती हैं। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है कि इसमें जो जिन पार्टिसिपेंट्स ने लर्निंग के साथ साथ खुद क्यूज़ भी बनाए थे उनको 90% याद है, और वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने लर्निंग की थी लेकिन वो क्यूज़ खुद नहीं बनाए थे, किसी और के क्यूज़ थे, तो उन्होंने 55% याद किया। ये पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ना लर्निंग की ना क्यूज़ बनाए उन्हें सिर्फ 17% याद रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, कि किस तरह से इनकोडिंग, एक तो रिट्रीवल क्यूज़ में इन्वॉल्वमेंट आ गई। ठीक है, रिट्रीवल क्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं मेमोरी को रिट्रीव करने में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में से। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास encoding specificity. The link between encoding and retrieval are also recurring themes of this chapter. For example, in our discussion of retrieval cues, we saw that memory is better for a cue when a cue that was associated with an event is reinstated when the event is to be remembered. Memory जिस event की हमें चाहिए, अगर उसके साथ हमें कोई cue मिल जाए तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको event को remember कर सकते हैं. A principle that is closely related to retrieval cues is encoding specificity, which states that we learn information together with its content.
एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी ये कहती है कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर करते हैं उसके कंटेंट के साथ, ठीक है, कि जिस लोकेशन में, जिस एरिया में, जिस इन्वायरमेंट में उस इंफॉर्मेशन को लर्न किया गया है वो भी हमें साथ साथ उस इंफॉर्मेशन के रिमेंबर होती है, ठीक है। क्या मतलब है इसका मतलब हम देखते हैं, रिटर्निंग टू आवर एग्जांपल ऑफ हाउ एंजेला एक्सपीरियंस विविड रिकलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम हर चाइल्डहुड, वी कैन अप्रिशिएट दैट शी originally had these experiences within the context of her grandparents house. When she returned to the house later, she remembered many of her past, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें अपने दादा और दादी के घर की जो यादें होती है, अगर हम वहाँ पर दोबारा जाएँ, ग्रैंड पेरेंट्स के घर हम दोबारा जाएँ तो हमें वो यादें बहुत जल्दी से याद आ जाती हैं, ठीक है। वैसे अपने घर बैठे हो तो कोई ख़ास चीज़ें याद नहीं आ रही होंगी। तो इस तरह के जिस जगह की जो मेमोरी होती है, अगर उसी जगह पे जाकर सोची जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव हो जाती है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि वो लोकेशन, वो इन्वायरमेंट, ठीक है। इसकी उन्होंने एग्जांपल दी डाइविंग एक्सपेरिमेंट की। वन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स पुट ऑन अ डाइविंग इक्विपमेंट एंड स्टडीड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स अंडर वाटर एंड अनदर ग्रुप स्टडी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को डाइविंग जो अंदर तैराकी वाले इक्विपमेंट होते हैं सांस वाले जिसमें सिलेंडर वगैरह आ जाता है, तो वो वाले उनको पहनाए और फिर अंडर वाटर उनको भेजा, पानी के अंदर जाके उन्होंने कुछ वर्ड्स को याद किया, ठीक है। और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने लैंड पे बैठ के याद किया, ज़मीन पे बैठ के याद किया, कुछ ने पानी के अंदर में कुछ वर्ड्स याद किए और कुछ ने ज़मीन पे बैठ के याद किए। तो फिर उन्होंने उसके बाद रिकॉल टेस्ट लिया। हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर टेस्टेड फॉर रिकॉल ऑन लैंड एंड हाफ वर टेस्टेड अंडर वाटर। तो उन्होंने इन दोनों ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया और इसमें से जिन्होंने पानी के ऊपर बैठ के याद किया, पानी के अंदर बैठ के याद किया था, उनमें से आधे लोगों को टेस्ट लिया गया पानी के अंदर ले जाके और आधे लोगों का टेस्ट लिया गया ज़मीन पे बिठा के। तो रिजल्ट ने ये देखा कि अगर सेम लोकेशन पर ही रिट्रीवल हो, अब इनकोडिंग हुई थी ना उनकी पानी के अंदर, तो रिट्रीवल भी अगर पानी के अंदर हो तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और अगर रिट्रीवल जो है वो अब ज़मीन पर बैठ के हो रहा हो तो उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जैसे कि ये यहाँ पर देखें कि अंडर वाटर उन्होंने स्टडी की ना, तो जब उनका टेस्ट अंडर वाटर हुआ तो उनका इतना आ रहा है टेस्ट का स्कोर, लेकिन जब उनका टेस्ट लैंड पर बैठ के हुआ लेकिन स्टडी उन्होंने अंडर वाटर किया था तो उनको वो चीज़ें भूल गई, वो लैंड पर उनको कम याद आई। इसी तरह जिन्होंने लैंड पे बैठ के याद किया था, जब उनका अंडर वाटर में जाके टेस्ट हुआ तो वो काफ़ी हद तक भूल गए, ठीक है, क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई। और जिन्होंने लैंड पे बैठ के याद किया और लैंड पे ही उनका टेस्ट हुआ तो उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से याद रही, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इनकोडिंग को की ये भी एक स्पेसिफिसिटी है कि उसको जहाँ पर लर्न किया जाए वहीं पर अगर रिट्रीव भी किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी, सेम लोकेशन आ जाएगी जब, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि गुड स्ट्रेटजी फॉर टेस्ट टेकिंग वुड बी स्टडी इन सिमिलर, अगर एक ही इन्वायरमेंट में आप स्टडी करें और इसी इन्वायरमेंट में आपका टेस्ट होना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी, आप ज़्यादा अच्छे से उसको रिट्रीव कर पाएंगे, ठीक है। इन योर सिचुएशन सम ऑफ द कंडीशन दैट विल अकर ड्यूरिंग द एग्जाम, द कंक्लूजन about studying and supported by the experiment by Harry Grant and co-workers using the design. Participants read an article about psychoimmunology while wearing headphones. अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने कुछ एक और एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने एक टॉपिक दिया साइकोइम्यूनोलॉजी, इसके बारे में उन्होंने आर्टिकल याद किया और साथ में उनको उन्होंने हेडफोन्स पहना दिए। हेडफोन्स की वजह से उन्हें इर्द गिर्द का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था, साइलेंट था सब कुछ, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको नॉइसी कंडीशन दिया गया, पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, लंच टाइम की आवाज़ें आ रही थी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की और वो साथ साथ उसको याद कर रहे थे, ठीक है। तो अब जब उनका टेस्ट लिया गया, हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन ईच ग्रुप, उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया, गिवन अ शॉर्ट आंसर टेस्ट ऑन आर्टिकल अंडर द साइलेंट कंडीशन एंड हाफ, जिस तरह इन्होंने इनको डिवाइड किया था इसी तरह उनको भी डिवाइड किया। अब वो जिन्होंने साइलेंट कंडीशन में याद किया था, जब उनसे टेस्ट भी साइलेंट कंडीशन में हुआ तो उनके नंबर अच्छे आए, ठीक है। और जब उनका टेस्ट जो है वो ये आ गया हमारे पास, जिन्होंने नॉइस के साथ याद किया था, जब उनका नॉइस में ही टेस्ट हुआ तो उनको अच्छे मार्क्स है, लेकिन जब क्वाइट में टेस्ट हुआ तो उनके मार्क्स कम हो गए। और जिन्होंने क्वाइट में याद किया और नॉइस में जो है उनसे टेस्ट लिया गया तो वो जो है वो अच्छा टेस्ट नहीं दे पाए, और जिन्होंने क्वाइट में याद किया और क्वाइट में टेस्ट हुआ तो उनका टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आया, ठीक है। तो इससे ये शो होता है कि जिस कंडीशन में आपने याद किया है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने एनकोडिंग किया, अगर उसी में आप रिट्रीवल करेंगे तो रिट्रीवल ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। इसका क्या मतलब है, रिलेशन बिटवीन एनकोडिंग एंड रिट्रीवल जो कह रहे हैं इसमें स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग भी आ जाती है। इसका क्या मतलब है, लर्निंग दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर इंटरनल स्टेट, ठीक है। हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारी इंटरनल स्टेट के साथ भी एसोसिएटेड होती है कि जिस मूड में या जिस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में हम चीज़ों को याद करें, अगर उसी मूड में हम उसको रिट्रीव करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मेमोरी विल बी बेटर व्हेन पर्सन स्टेट ड्यूरिंग रिट्रीवल मैचेस हिज और इंटरनल स्टेट ड्यूरिंग एनकोडिंग। अगर आप हैप्पी मूड में चीज़ों को याद करें तो हैप्पी मूड में आप उनको रिट्रीव करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव होगी, लेकिन अगर आपने हैप्पी मूड में चीज़ों को याद किया और आप सैड मूड में उनको रिट्रीव करें तो आपको याद नहीं आएंगे, ठीक है।
इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए और उनको पॉजिटिव थाट्स दिए, ठीक है, और उनको साथ में मैरी म्यूज़िक सुनाया और डिप्रेसिंग थाट्स वाइल लिसनिंग टू द मेलनकोलिक म्यूज़िक। उनको जो है वो कह रहे हैं कि आस्किंग पार्टिसिपेंट्स टू थिंक अबाउट पॉजिटिव थाट्स। अच्छा, उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को मैरी म्यूज़िक सुनाया और साथ में उनको पॉजिटिव थाट्स दिए, ठीक है, उनको कहा कि आप अच्छा अच्छा सोचें इस टाइम। और फिर जो है वो कुछ को उन्होंने या फिर उन्होंने कुछ को जो है वो मेलनकोलिक मतलब सैड म्यूज़िक सुनाया और साथ में डिप्रेसिव थाट्स उनको सोचने को कहा, ठीक है। जब उनके मूड जो है वो आ गए, कुछ के अच्छे मूड बन गए और जिनको वेरी प्लेजेंट बन गए, जाहिर से जिन्होंने अच्छा म्यूज़िक सुना और अच्छा थाट्स सोचे तो उनके अच्छे मूड बन गए, और जिन्होंने बुरा म्यूज़िक सुना था, बुरे थाट्स सोच रहे थे, डिप्रेसिव, वो अनप्लेजेंट हो गए। और उसके बाद उन्होंने उनको 15 to 20 मिनट्स के लिए कुछ वर्ड्स याद करने को कहा, ठीक है। कुछ पॉजिटिव मूड में बैठे हुए थे, कुछ नेगेटिव मूड में बैठे हुए थे, फिर उनको याद करने को कहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेंट को कहा कि आप 2 दिन के बाद आए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सैड वाले लोग थे उन्होंने ऐसे ही उनको सैड कंडीशन में वहाँ से नहीं भेजा ना, क्योंकि बाहर जाके फिर वो बेचारे दुखी दुखी रहते, तो इसलिए उन्होंने उनको वहाँ से भेजने से पहले बिठाए रखा, उनको थोड़ी देर स्नैक्स वगैरह दिए, उनको खिलाया पिलाया, उनसे बातें की, उनको हैप्पी म्यूजिक सुनाया, उनका मूड ठीक करके फिर ही उन्हें लेबॉर्ट्री से बाहर भेजा गया। ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं था, ये एक जनरल एथिक था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो 2 दिन बाद पार्टिसिपेंट्स वापस आए तो जिन्होंने पॉजिटिव मूड में याद किया था, अब दोबारा उनको पॉजिटिव मूड बनाया गया, उनको फिर म्यूज़िक पॉजिटिव वाला सुनाया गया और फिर उनसे रिट्रीव करवाया गया, तो उन्होंने अच्छे से रिट्रीव किया इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पॉजिटिव मूड में ही याद किया, लेकिन कुछ ऐसे उन्होंने लिए कि जिन्होंने याद पॉजिटिव मूड में किया लेकिन उनको रिट्रीव नेगेटिव मूड में करवाया गया, कि उनको पहले उनका मूड बैड करवा दिया गया, बुरा म्यूज़िक सुना के उनको डिप्रेसिव थाट्स से फिर उनको रिट्रीव करवाए, तो वो उनको अच्छे से रिट्रीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो जिस मूड में उनको याद करवाया था उसी मूड में जब उनसे रिट्रीव करवाया तो रिजल्ट आना चाहिए। सैड म्यूजिक, सैड कंडीशन, सैड मूड बनवा के उनसे जब टेस्ट याद करवाया तो सैड में जब टेस्ट लिया तो ज़्यादा अच्छा आया, हैप्पी में लिया तो टेस्ट अच्छा नहीं आया, और जिन्होंने हैप्पी में याद किया और हैप्पी में टेस्ट लिया तो अच्छा आया, और अगर सैड में टेस्ट लिया तो बुरा आया रिजल्ट, ठीक है। तो मूड का भी इन्फ्लुएंस होता है कि आप किस तरह से, मतलब आपका मूड अगर जिस कंडीशन, जो मूड आपका जिस टाइम है उस तरह से आप उसको रिट्रीव करें तो ज़्यादा अच्छे से रिट्रीव होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है व्हाट मेमोरी रिसर्च टेल अस अबाउट स्टडिंग। अब मेमोरी रिसर्च ये जो हमने सारी पढ़ी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमें किस तरह से स्टडी में हेल्प कर रही होती है। तो वो कह रहे हैं कि लेबॉर्ट्री रिसर्च अभी तक जो हमने पढ़ी है बहुत सारी, वो हमें ये बताती है कि हमें किस तरह से मटीरियल को याद करना चाहिए कि आप अपने उसको एग्जाम के लिए अच्छे से रिट्रीव कर पाएँ। तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं लेबॉर्ट्री में, जिसमें जो है वो लेबॉर्ट्री और लेबॉर्ट्री से बाहर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के इफेक्टिवनेस के लिए, जिसमें वो कह रहे हैं कुछ सजेशन हमें वो दे रहे हैं। आई से दिस बिकॉज पीपल्स लर्निंग स्टाइल डिफर विट माइट वर्क फॉर 1% में भी इन प्रैक्टिकल। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टाइल्स उन्होंने दिए क्योंकि हो सकता है एक स्टाइल एक बंदे के लिए ठीक हो, दूसरे के लिए ना ठीक हो। वन मेथड ऑफ स्टडिंग में वर्क बेस्ट फॉर मेमोराइजिंग लिस्ट और डेफिनेशन, अदर मेथड में भी बेटर फॉर लर्निंग कॉन्सेप्ट। कुछ मेथड्स हैं वो सिर्फ आप अगर डेफिनेशन लर्न करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्पफुल होंगे, कुछ आपको मीनिंग के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब कौन से 5 वेज हमारे पास, इलेबोरेट एंड जनरेट, ऑर्गेनाइज, एसोसिएट, टेक ब्रेक्स, मैच लर्निंग एंड टेस्टिंग कंडीशंस। इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले इलेबोरेट एंड जनरेट। Because elaboration is one of the themes of this chapter, it should be no surprise that elaboration is an important part of effective studying. This step that helps transfer the material you are studying into long-term memory is elaboration. Think about what you are reading and give it meaning. Elaboration का क्या मतलब होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में अच्छे से सोचें, उसको उसका मीनिंग देखें, उसको इलेबोरेट करें तसल्ली से, उसको दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करें। कह रहे हैं अगर आप इलेबोरेशन से याद करेंगे चीज़ों को, कंसेप्ट क्लियर करके, उनका मीनिंग देख के, उनको दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करके, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। वन ऑफ द मिस्टेक दैट मैनी स्टूडेंट्स मेक इज़ दैट दे स्टडी यूजिंग मेंटेनेंस रिहर्सल। फिर वो कह रहे हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स मेंटेनेंस रिहर्सल कर रहे होते हैं, रट्टा मार रहे होते हैं, इलेबोरेटिव रिहर्सल नहीं कर रहे होते, इसलिए उनको चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। हालांकि उन्होंने कई घंटे लगाए होते हैं स्टडी में, लेकिन फिर भी उनको भूल जाते हैं क्योंकि वो एक ही चीज़ को रीड कर रहे होते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं देख रहे होते हैं। रीडिंग द मटीरियल इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड देयर। वो कह रहे हैं एक चीज़ को रीड करना एक पहला स्टेप है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इफेक्टिव वे कि आप उसको इलेबोरेटिवली स्टडी करें, उसके बारे में आप क्वेश्चंस बनाएं, आप उसके उन क्वेश्चंस को फिर आंसर करें, ठीक है। खुद क्वेश्चंस बनाएं, उन क्वेश्चंस को आंसर करें, उनका जनरल आप देखें, उनका स्पेसिफिक और जनरल मीनिंग चेक कर रहे हो, ठीक है। फिर उससे आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्पफुल होगा। जनरल और स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनाएं वगैरह वगैरह, उसको अच्छे से इलेबोरेट करें, ठीक है। व्हाट इज़ एपिसोडिक मेमोरी। वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एपिसोडिक मेमोरी, तो आपको फिर साथ में ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से एपिसोडिक मेमोरी जो है वो डिफर करेगी। एक क्वेश्चन आप बनाएं तो उससे आगे से आगे क्वेश्चन निकलते आते हैं। आप एक क्वेश्चन बनाएंगे कि एपिसोडिक मेमोरी क्या है, तो अगला आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी कैसे डिफर करती हैं। इस तरह से आपको एलेबोरेट प्रोसेसिंग होती जाएगी। तो आप जब इन क्वेश्चन को आंसर कर रहे होंगे तो फिर उसके लिए आपको एग्जाम में भी ज़्यादा अच्छे से याद आएगा। और फीडबैक भी वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा होता है कि आप साथ साथ भी किसी को सुनाएं, चेक भी कर लेंगे वो करेक्ट है
या नहीं है, फीडबैक भी हमें हेल्प कर रहा होता है एलैबोरेट प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट जो तरीका है वो हमारे पास है ऑर्गेनाइज। चीज़ों को हम अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको रिलेट करेंगे एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाएगा और हमें ज़्यादा जो है ट्रीज़ की फॉर्म में अगर आप उसको याद करेंगे, ब्रांचेस बना के और एक मतलब कैटेगरीज़ की फॉर्म में उसको याद करेंगे, ग्रुप टुगेदर कर लेंगे, कैटेगरीज बना लेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपको रिट्रीव करना, क्योंकि आपकी मेमोरी पे लोड कम हो जाएगा। मेमोरी को एक एक वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मेमोरी जस्ट कैटेगरीज को याद कर लेगी, तो वो वर्ड्स खुद ब खुद उसके माइंड में आ जाएंगी जब वो उनको रिट्रीव करना बैठेगा। ठीक हो गया। ब्लैक एंड वाइट पैटर्न है बंच ऑफ ब्लैक एंड वाइट एरियाज। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब बट वंस यू हैव सीन द पैटर्न मीनिंगफुल बिकम मच इजी। अच्छा छोड़ें इसको। द रिलेट्स टू द फिनोमेना ऑफ चंकिंग we discussed in the chapter with grouping small elements into the larger more meaningful। कह रहे हैं चंकिंग का फिनोमेना भी इसी तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। चंकिंग का क्या मतलब होता है कि आप जो है क्या कर रहे होते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स को लार्ज एलिमेंट्स या मीनिंगफुल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे, उसके ग्रुप्स बना के उसको याद करेंगे, कैटेगरीज बना के चंकिंग की फॉर्म में, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से उसको रिट्रीव कर पाएंगे। तो ये भी एक किस्म का आप ऑर्गेनाइज ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसोसिएट। आप चीज़ों को एसोसिएट कर लें, उनका लिंक बना लें। जो चीज़ें ऑलरेडी आपके माइंड में हैं, आप उनको जो ऑलरेडी आपको पता है उन चीज़ों के साथ आप एक न्यू मेमोरी का अगर लिंक बना लेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि क्रिएटिंग इमेजेस दैट लिंक टू थिंग्स। अब जिस हमने वहाँ पर बोट और ट्री का इमेज बनाया था, तो इस तरह से बोट और ट्री आपको पहले ही पता था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके माइंड में पहले ही ये था। फिर जब आपने उन दोनों का लिंक बना लिया तो एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी ना कि आपने बोट और ट्री को इकट्ठा करके याद करना है, तो वो फिर आपको इकट्ठा याद होगी, क्योंकि आपने पहले जो आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन थी उनसे लेकर उनसे रिलेटेड उनको मिलाकर उनको आपस में जोड़ लिया। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैन आई थिंक फर्स्ट लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो कह रहे हैं कि जैसा हम ना लिंक बना के चीज़ों का याद कर सकते हैं, प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव में डिफरेंस को याद करने के लिए हम वर्ड प्रो को यूज़ कर सकते हैं एज अ हेल्प। मतलब आप अपने माइंड में क्यों बना लें, चीज़ों को एसोसिएट कर लें एक दूसरे के साथ, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है, तो उससे आप न्यू इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आई नो लॉन्गर नीड दिस इमेज। वो कह रहे हैं ऐसे से फिर आपको उस इमेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ऐसा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, फिर आपकी वो भी एक पुरानी मेमोरी बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप उसको भी किसी और मेमोरी को यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वे है टेक ब्रेक्स। सेइंग टेक ब्रेक्स इज अनदर वे ऑफ सेइंग स्टडी इन अ नंबर ऑफ शॉर्टर स्टडी सेशंस रादर देन ट्राइंग टू लर्न। वो कह रहे हैं अगर आप एक ही दफ़ा में बैठ के सारा याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बीच बीच में ब्रेक लेकर याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ये मैथ्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस भी आ जाती है। मैथ्स प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप एक ही दफ़ा में सारा इकट्ठा बैठ के याद करें, तो वो आपको याद अच्छे से नहीं रहता है, वो आपकी मेमोरी पे एक ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उसको याद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। मेमोरी इज बेटर व्हेन स्टडीइंग द मटेरियल इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ शॉर्ट सेशंस विद ब्रेक्स इन बिटवीन व्हेन स्टडीइंग अकर्स इन वन लॉन्ग सेशन इवन इफ स्टडी टाइम इज स्मॉल इन व्हाट ग्रुप। सो कहते हैं कि बेशक आप स्टडी टाइम जो है वो थोड़ा रखें, लेकिन अगर एक लंबा सेशन आप ले रहे हैं तो वो कम आपको याद रहेगा। ठीक है, लेकिन आप छोटे छोटे सेशंस में याद करें तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्सेस मैथ्स प्रैक्टिस जो है वो कह रहे हैं यहाँ पर हो रही होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन क्लोज अटेंशन टू मटेरियल थ्रू आउट। वो कह रहे हैं कि बहुत लंबा सेशन चल रहा है तो आप उस सारे पे फोकस अटेंशन नहीं कर पाते, इसलिए मैथ्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस में फ़र्क आ रहा होता है। दूसरा ये कि स्टडिंग आफ्टर अ ब्रेक गिव्स बेटर फीडबैक अबाउट व्हाट यू एक्चुअली नो। ठीक है, आप अगर ब्रेक ले रहे हैं तो उस ब्रेक में वो जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन याद किया उसके बारे में आपके माइंड में एक कंसेप्ट चलता रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगी माइंड में। ईजी टू रीड ओवर समथिंग एंड टू रिमेंबर इट इन अ फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड द रियल टेस्ट इज़ वेदर यू रिमेंबर इट अ फ्यू आवर्स और डेज लेटर। फिर आप खुद के टेस्ट लेके आप कुछ दिन और कुछ हफ्तों के बाद आप कुछ घंटे के बाद उनको याद कर पाते हैं। वो कह रहे हैं दूसरी वजह ये है टेकिंग ब्रेक्स की, जब आप ब्रेक लेते हैं तो वो फिर क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन हो रही होती है अच्छे से, वो आपके माइंड में उस टाइम पर चेंजेस आ रहे होते हैं ब्रेक के साथ, तो उससे क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन जो है वो कह रहे हैं कि स्लीप के साथ भी बढ़ सकती है। अगर आप पढ़ने के बाद थोड़ी देर सो जाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी मेमोरी को सेव करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ब्रेक्स यू कैन टेक फ्रॉम स्टडिंग इनवॉल्व्स गोइंग टू स्लीप। आप थोड़ी देर जाके सो जाएं और उसके बाद क्या होगा, रेस्टोरेटिव इफेक्ट होगा। दैट नॉट ओनली डज स्लीप हैव अ रेस्टोरेटिव इफेक्ट दैट इंप्रूव्स योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड पे अटेंशन, बट इट ऑल्सो, एक तो ये हमें आगे नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है उसके लिए अटेंशन पे करने में हेल्पफुल होगा, और दूसरा साथ ही साथ ये क्या होगा, हमें हमारी कंसोलिडेशन में हेल्प करेगी। तो वहाँ पर आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, आपके सिस्टम कंसोलिडेशन और हमारी सिनेप्टिक कंसोलिडेशन वो दोनों अच्छे से हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू any question you can ask in the comment box. Thank you so much and Allah Hafiz.